आप क्या करोगे, एक लेंथ फंक्शन लगाओगे, अच्छा, ठीक है, और एक लगाओगे बिना स्पेस वाली लेंथ, माइनस करके आपको पता चल जाएगा अच्छा, कि मेरे पास स्पेस कितने हैं। ठीक है, बेसिकली मेरे को स्पेस काउंट करने हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो उसके लिए मैं एक फंक्शन और बताता हूँ आपको। उसके लिए एक फंक्शन होता है सब्स्टिट्यूट। अच्छा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है, जितनी भी स्ट्रिंग के अंदर, देखो हमने ट्रिम यूज किया था, तो ट्रिम क्या कर रहा था, फर्स्ट और लास्ट वाले में काम कर रहा था खाली। ठीक है, हुँ, लेकिन जो इस सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है, सब्स्टिट्यूट क्या करता है, देखो इसमें सिंटैक्स में आ रहा है टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट और न्यू टेक्स्ट आप रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि स्पेस को बिना स्पेस के रिप्लेस कर सकते हो आप। ठीक है, अच्छा, बिना स्पेस के मैं रिप्लेस कर दूंगा अपनी स्ट्रिंग को, तो क्या होगा, स्पेस खत्म हो जाएगा। जैसे शिव कुमार वर्मा है, तो शिव कुमार वर्मा एक साथ आ जाएगा, स्पेस हट जाएगा, और आप उसका लेंथ ले सकते हो। एक स्पेस वाली का लेंथ ले लिया और एक बिना स्पेस वाली का लेंथ ले लिया, जब दोनों को माइनस करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 2। लेकिन जब उसी फंक्शन को आप दूसरे विशाल शर्मा में लगाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। तो ठीक उससे है, मेरे को रेफरेंस मिल जाएगा कि 1 वाला है, दैट मीन मेरे को यहाँ पे लेफ्ट और राइट ही निकल लगाना है। जहाँ पे 2 वाला है वहां पे लेफ्ट और मिड और राइट लगाना है। इस तरीके अच्छा। से आप स्प्लिट, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। और जैसे ये जैसे डॉक्टर रतन कुमार सक्सेना यहाँ पर यहाँ पे अगर आपका 3 रिजल्ट आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 2 बार मिड लगेगा। बस एक बात बताऊँ थोड़ा हाँ सा मतलब ईमानदारी से हाँ हाँ। ये एक करके तो कर लेते हैं, जब कंबाइंड करने की बारी आती है ना तब थोड़ा सा होच पोच हो जाता है। अच्छा, फंक्शन को कंबाइन करने की जब बारी आती है। हाँ तब ठीक है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उस वाले पॉइंट को एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि फंक्शन को मर्ज कैसे करना है। या तो प्रैक्टिस की कमी कह सकते हैं हम। नहीं, प्रैक्टिस की कमी नहीं बोल सकते। आप कैसे मर्ज कर रहे हो, आपको अपना मेथोडोलॉजी बताओ, जैसे मर्ज मैंने कैसे कर रहे हो। मैंने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट में क्या चाहिए मुझे, ठीक है, ये मांगता है टेक्स्ट और नंबर हाँ, करेक्टर। नंबर करेक्टर बिल्कुल। तो जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट में L16 डाल दिया, हम्म, तो नंबर करेक्टर में हमने यहाँ पर मैंने यहाँ से क्या करा, स्टार्ट नंबर नंबर करेक्टर ये दोनों ले लिए। हाँ, अब आपने यहाँ पर फाइंड यूज किया है, हाँ जी। फाइंड यूज करा है, ऐसे ही यहाँ भी करा है। अब हाँ, इसकी मैंने यहाँ पर उठा के यहाँ से वैल्यू ऐसे ऐसे पेस्ट कर दी ये जहाँ आपने डबल क्यों लगाया है 6 नंबर पे, 2 बार क्यों लगाया है आपने दो बार फाइंड में। सेकंड सेकंड स्पेस के लिए। अच्छा, सेकंड स्पेस के लिए आपने लगाया यहाँ है। यहाँ पे यहाँ के लिए लगाया मैंने अच्छा अच्छा, ठीक है। ये इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। हाँ, अब चाहूँ तो चाहूँ तो इसमें मैं क्या इसको करना होता है ना, चाहूँ तो देखो मैं जो इसको यहाँ, कॉपी करके। जो यहाँ पे फंक्शन आप लगा रहे हो ना, हाँ, उस रेफरेंस की जगह पे डायरेक्टली ये फंक्शन आपको पेस्ट कर देना है, बस इतना ही काम होता है। अच्छा क्योंकि जब चलो। हम उस फंक्शन को जब हम पूरा रीड करते हैं ना, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। इसलिए मैंने आपको स्प्लिट मेथड बताया था कि पहले स्प्लिट से आप लॉजिक क्लियर कर लो अपना। जैसे क्योंकि ये वन शॉट में कोई भी बंदा जो है, वन शॉट में आपको ये फंक्शन लिख के नहीं देगा, कोई भी हो जाए। अच्छा तो इसमें थोड़ा सा एक मुझे ना क्लियर करना थोड़ा सा। जैसे ये जो मैंने बोल्ड में हाईलाइट कर रखा है ना, ये तो हो गया हमारे जहाँ से ले रहे हैं हम। अब इसमें ना देखो ये शिव निकल के आ गया, विशाल आ गया, ऋषि आ गया, विनोद आ गया, डॉक्टर आ गया, लेकिन ये रतन का तीन ही आए यहाँ पर। हाँ, तो ये रतन के मतलब ये 3 आए हैं क्योंकि आपकी जो मिड वैल्यू का जो भी मेथोडोलॉजी होगा ना, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। देखो आपने नीचे जो लगाया है, आप देखो पहला स्पेस 3 पे आ रहा है आपका, तो उससे आपने डॉक्टर निकाल लिया। लेकिन दूसरा स्पेस निकालने में आपकी गड़बड़ हुई होगी, पक्का, लेकिन फिर इसलिए विनोद आ रहा है। फिर ये यहाँ कुमार तो ठीक आ रहा है, ये ऊपर के चार ठीक आ रहे थे। नहीं, देखो नीचे वाले में क्या है कि 3 स्पेस है। अच्छा। हाँ, 3 तो आपके सही आने चाहिए, हाँ बट रतन तक एक तो ठीक ही बार आना इसको चाहिए आप, था। हाँ एक बार इसका देखो, 3 पे आप ले रहे हो ना, 3 प्लस 1 होगा, लेकिन सेकंड स्पेस आपको आगे वाले से लेना पड़ेगा इसमें, तो लॉजिक थोड़ा सा चेंज होगा।
जब हम 4 नेम्स को स्प्लिट करेंगे तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा स्पेस निकालने का, इसलिए आपके वो 3 ही आ रहे हैं, क्योंकि आपने अच्छा। आपको आगे वाले कैरेक्टर की वैल्यू जो है वो भी पास ऑन करनी पड़ेगी कि भाई मिड फंक्शन तो मैंने लगा दिया, स्टार्टिंग पोजीशन नंबर भी दे दिया, बट उसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर उठाने हैं वो कितने उठाने हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट स्पेस से देखना पड़ेगा, समझे? अच्छा। हाँ, तो नेक्स्ट स्पेस की वैल्यू से आप माइनस करके पहले वाले स्पेस को करोगे तब आपकी कैरेक्टर लेंथ निकल के आएगी, तभी आप कर सकते हो। 1 सेकंड ट्राई करो, मैं 1 सेकंड में आता हूँ, हाँ? ठीक है। तो नेक्स्ट शुरू करें आगे या और कोई डाउट है? आई थिंक ये, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, देखो मेथड्स तो बहुत हैं, बट मैंने जो आपको अब तक जितने भी फंक्शन सिखाए हैं थ्रू आउट द हमारी जो जर्नी चल रही है अभी तक, उसमें कोई भी फंक्शन आपका जो है वर्जन स्पेसिफिक नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये नए-नए वर्जन्स में फंक्शंस आ रहे हैं जो कि आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। बट इन सब का जो बेस है, वो बेस मैंने आपको सिखाया है। क्योंकि अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो पुराने वर्जन को यूज करते हैं। बट अगर हमें बेस नहीं पता होगा ना, तो हम स्टक हो जाएँगे। ठीक है ना? तो हाँ, ठीक है, डन। तो चलें आगे चलते हैं फिर हम अपने, 1 मिनट मैं हाँ स्क्रीन जी, शेयर हाँ जी। करता हूँ। हाँ जी, तो हम लोग पिवट पे चल रहे थे। पिवट पे कोई डाउट था? नहीं, नहीं, क्लियर है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ जी, तो पिवट पे अब थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें देखते हैं। बेसिक समरी बनाना तो हमने सीख लिया, ठीक है? बेसिक के अलावा हम क्या कर सकते हैं? अब थोड़ा-सा 2 क्लास पीछे चलते हैं। हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी ग्रुपिंग करने वाली, ठीक है? ग्रुपिंग का मतलब था जो हमने स्लैबिंग की थी अपने डेटा की, जहाँ पे स्लैब्स बनाए थे मल्टीपल टाइप के, तो उसके 2-3 मेथड डिस्कस किए थे। पहला मेथड था हमारा लुकअप रेफरेंस से किया था हमने, लुकअप फंक्शन से। फिर नेस्टेड इफ से भी कर लिया था, है ना? और उसी टाइम पे एक फंक्शन और बताया था मैंने आपको कि हम लोग एक मेथड और है मेरे पास जो कि पिवट में आता है। तो पिवट में भी स्लैबिंग करने की फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है हमारे पास। तो उससे हम स्लैबिंग कैसे करते हैं, ठीक है? वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद में कोई कैलकुलेटेड फील्ड बनाना होता है वो कैसे बनाएंगे, चार्टिंग कैसे करेंगे, ये सब चीजें आज कवर करते हैं। फिर हम चलेंगे थोड़े से एडवांस फंक्शंस की तरफ, ठीक है? तो थोड़ा सा क्विकली मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हमारे पास ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं। तो ग्रुपिंग देखो किस चीज की बनेगी हमारे पास,
देखो टेक्स्ट की कोई ग्रुपिंग नहीं बन सकती, न्यूमेरिक नंबर्स की ग्रुपिंग आप बना सकते हो, पहली चीज। तो न्यूमेरिक मेरे पास यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर है, तो मैं उसको रोज में डालता हूँ, और अब मेरे को इसकी स्लैबिंग करनी है। ठीक है, तो जैसे ही ये न्यूमेरिक नंबर आएगा आपके रोज में जिसपे ग्रुपिंग हो सकती है, तो पिवट टेबल एनालाइज रिबन के अंदर ऑटोमेटिकली ग्रुप सिलेक्शन का जो ग्रुप का जो आपका सेक्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, जिसमें ग्रुपिंग नहीं हो सकती। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, तो उसमें यहाँ ग्रुप सिलेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा। देखो ग्रुप फील्ड अनहाइलाइट हो गया, मतलब कि वो वहां पे सिलेक्शन नहीं कर सकते आप ग्रुप का। जहां पे ग्रुप सिलेक्शन हाईलाइट है, ग्रुप फील्ड आपका है, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा भाई इसमें आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने बताया वो स्टेटमेंट को ये क्लियर कर रहा है कि आप जो भी आपका टेक्स्ट नंबर्स हैं या टेक्स्ट आपकी जो भी वैल्यूज हैं उनको आप कहीं ग्रुप नहीं कर सकते, न्यूमेरिक वैल्यूज को ग्रुप कर सकते हैं हम। तो बेसिकली बात क्या हो गई, यहाँ पे रेंज बनाने की बात हो गई। ठीक है, तो ग्रुपिंग किस किस तरीके से हो सकती है। अब देखो, जब आप यहाँ पे रोज में आपने वैल्यू डाली, और इसका मैंने ले लिया भाई यहाँ पे कितने बंदे हैं, इसके अंदर काउंटिंग मैंने लगा दी। ठीक है, टेक्स्ट वैल्यू को जैसे ही वैल्यूज में डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट काउंट आ जाता है। अब यहाँ पे इन नंबर्स का काउंट बन गया, अब इसको मैं रीड नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्लैबिंग बन जाए मेरे नंबर्स की, और उस स्लैब के अकॉर्डिंग मैं चेक कर लूँ मेरे पास कितना बेस है हर एक रेंज के अंदर। तो देखो ग्रुप बनाने का जो है, ग्रुप और स्लैब एक ही चीज है। तो ग्रुप बनाने का मेथड क्या हुआ, ग्रुप सिलेक्शन पे आपको जाना है। ये आपको पूरे डेटा रेंज में बता रहा है कि भाई आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, और आप ग्रुपिंग कर सकते हो कितने इंटरवल पे आपको ग्रुपिंग करनी है। तो ये यूनिफॉर्म इंटरवल है। ठीक है, जैसे ये बोल रहा है 100 का इंटरवल, अभी 100 पे करते हैं पहले। तो देखो इसने ग्रुपिंग शुरू की 102 से, 202 से, 302 से, 402 से। तो ये थोड़ा नंबर ऑड लगता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि 100 से किया मैंने 1000 तक। ठीक है, बाय 100। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और जो काउंट मेरे को चाहिए था वो काउंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ अब जो भी ग्रुपिंग बनती है पिवट के अंदर, तो ग्रुपिंग पे कोई डेटा होगा। अब मेरे को ये डेटा चेक करना है, तो मैं कहां से जाके चेक करूंगा, भाई रॉ डेटा में तो मेरा ये डेटा है, तो मैं फिल्टर लगा के एक एक तो चेक करूंगा नहीं, यहाँ पे कोई स्लैबिंग आ नहीं रही, ग्रुपिंग कुछ है नहीं है, सीधे सीधे नंबर बन गया। तो पिवट के अंदर ऑटोमेटिकली एक फंक्शन होता है, या इसकी कंपेटिबिलिटी होती है कि वो हमें डेटा भी शो कर सकता है। तो जैसे आपने इस स्लैब के ऊपर अपना सेल रखा हुआ है, आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये आपको नंबर शो कर देगा। इस पे किया 108 जो भी वैल्यूज आ रही हैं, 108 कौन सी वैल्यूज हैं, 108 पे जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आपको वो 108 का डेटा फिल्टर करके दे देगा। देखो 108 काउंट आ रहा है, 108 काउंट की ये सारी वैल्यूज हैं, उनका ये सारी डिटेल उसने निकाल के दे दी। ऐसे ही आप चाहोगे ये 102 कौन सी वैल्यूज हैं, तो 102 पे क्लिक करोगे, 102 का एक नई शीट में डेटा आ जाएगा विद, यहाँ पे देख रहे हो आपके डिटेल भी लिखा हुआ है कि कौन सी स्लैब का है, किसके बेसिस पे है ये। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं, अभी तो ये यूनिफॉर्म स्लैब हो गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये पहली चीज तो मैं इसको चेंज कर दूं। अभी तो जो डिफॉल्ट सिलेक्शन आ रहा था हमने वही किया, और मैंने कंट्रोल जेड किया इसको। मैं चाहता हूँ कि ये 100 ना हो, ये कोई 50 के बेसिस पे कर दो। तो आप यहाँ पे नंबर चेंज भी कर सकते हो। अब ये 50 के बेसिस पे आ गई। ठीक है, नाउ अब तीसरा ऑप्शन होता है कि भाई मेरे को ये यूनिफॉर्म तो चाहिए ही नहीं, मेरे को अपने हिसाब से चाहिए। अब अपने हिसाब से कैसे चाहिए, देखो नंबर जब हम चेक कर रहे थे तो 100 से 1000 के बीच के नंबर है ये, सिंपल। तो 100 से 1000 के बीच मेरे को कस्टम स्लैब चाहिए। अब 100 से 1000 के बीच कैसे कस्टम स्लैब चाहिए, कि मैं पहले मिनिमम पे ज्यादा देखना चाहूंगा और मैक्सिमम पे थोड़ा कम। कैसे, कि मैंने किया 100 से 150, 150 से 200, 200 से 300, 300 से 400,
या 300 से 500 और 500 प्लस, सिंपल। इस टाइप की कस्टम स्लैब चाहिए मुझे। रेंज मुझे पता चल गई भाई, मेरे डेटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक है। आपको काउंट भी नहीं करनी, आप जस्ट यहाँ ग्रुप सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, आपको स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दोनों बता देगा वो। तो अब मुझे करना है 100 से 150। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे 150 तक की वैल्यू। ठीक है, जहां 150 से ऊपर जा रही है उसको। ये आपका पहला ग्रुप बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके अभी कुछ नहीं करना, पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं। फिर दूसरा स्लैब था 150 से 200। तो 150 पे मैंने रखी और 200 तक का नंबर चेक कर लिया। 198 तक आ रहा है। इस पे भी ग्रुप क्लिक कर देंगे। इसको बंद कर दिया मैंने। अब मैंने बोला था 200 से 300। तो 200 से लेके मैंने 300 तक पे गया, ड्रैग करते हुए यहां तक, और ग्रुप सिलेक्शन, तीसरा ग्रुप बन गया। 300 से 500। तो 300 पे क्लिक किया और 500 तक की वैल्यू पे चला गया। ये देखो मैं आ गया 500 पे। ठीक है, 500 तक का इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर लिया। आपको एक्सक्लूड रखना है लेस देन पे तो लेस देन भी रख सकते हो। और 500 प्लस, तो बची हुई वैल्यूज को आप एक साथ सेलेक्ट करोगे और ग्रुप सिलेक्शन। ये बन गया पांचवा ग्रुप। अब पहचानेंगे कैसे, आप इसका नेम चेंज कर सकते हो, यहाँ पे एडिट कर सकते हो। यानी कि 100 से 150, 150 से 200, 200 से 300, 300 से 500 और 500 प्लस। ठीक है, वैल्यूज देखनी है तो आप इस प्लस पे क्लिक कर सकते हो, अंदर आपको डिटेल मिल जाएगी। और ये आपकी ओवरऑल वैल्यू है। आप चाहते हो कि यार ये वैल्यू ना दिखे, तो आप यहाँ से प्लस बटन को हटा सकते हो, तो आपका जस्ट स्लैबिंग रहेगा। आपको चाहिए ग्रुप खुल जाए तो मैं आप ग्रुप खोल सकते हो इसका। ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी। कोई डाउट, कोई डाउट? नहीं नहीं। ठीक है। हाँ जी, देखो स्लैबिंग देखो हम न्यूमेरिक की ही करते हैं। और अभी तक के जितने डेटा में हम स्लैबिंग करते आ रहे हैं वो न्यूमेरिक डेटा की ही करते आ रहे हैं, क्योंकि स्लैबिंग होती ही उन्हीं की है। हाँ जी, टेक्स्ट में तो कोई स्लैबिंग होती ही नहीं है। ठीक है ना? तो आप इसको कस्टमाइज करके इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका लास्ट पिवट वाला मेथड, जिससे हम बिल्कुल, बिल्कुल। आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखाएगा, आप वो ट्राई भी कर सकते हो। और आपको उसी सीक्वेंस में दिखा देगा, आप आराम से कर सकते हो। नेगेटिव को ऊपर दिखाएगा, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे करोगे, तो वो सिस्टम ही अपने आप कैलकुलेट करता है कि भाई पहले सबसे छोटी कौन-सी है और सबसे बड़ी कौन-सी है वैल्यू। तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, आपको जस्ट अपना कस्टम स्लैब बनाना है। ठीक है? तो कभी आपको पिवट मेथड से भी बनाने को मिल जाए, या आपको कहीं ज़रूरत हो कि भाई मुझे शॉर्ट एंड क्रिस्प में बनाना है, तो आप पिवट मेथड से भी बना सकते हो। कंपेयर कि आप कोई एक स्लैबिंग लिख रहे हो और उससे भी बना रहे हो। आपको पिवट में बनाना है, पिवट में बना सकते हो। ठीक है? हाँ जी, तो ये हुई मेरी ग्रुपिंग। अब आते हैं हम स्लाइसिंग वगैरह, मैंने आपको बता दिया था स्लाइसर कैसे वर्क करता है। हाँ जी। अब हम चलते हैं कैलकुलेटेड फील्ड बनाने पे। ठीक है? कैलकुलेटेड फील्ड कैसे बनाएंगे? देखो, मैं कहता हूं कि एक फील्ड और ऐड कर लेते हैं इसमें। ठीक है, ऑर्डर्स का। ठीक है, ऑर्डर्स में क्या करते हैं, between से 150 कर लेते हैं। ठीक है, या
हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने ऑर्डर्स निकाल लिए, एक रेवेन्यू ले लिया, अब हम प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है? या हम इसको बोल सकते हैं कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, ऑर्डर्स की जगह हम इसको क्या बोलें? एक होता है मेरा सेल्स, तो इसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है? और ये सोल्ड वैल्यू हो गई, रेवेन्यू, ठीक है? तो इससे हम पता कर लेंगे कि भाई प्रॉफिट कितना है। तो अब इसका पिवट खींचते हैं हम, ठीक है? नाउ क्या करेंगे, देखो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक और कॉस्ट का कॉलम आ गया। नाउ मेरे को क्या करना है कि एक ज्योग्राफी में कितने की मैंने कॉस्टिंग लगाई और कितना मेरा रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है? तो मेरे को प्रॉफिट निकालना है। अब प्रॉफिट निकालने का मेथड क्या होगा, क्या फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग बताइए मेरे को। इतने का मैं सामान लेके आया और मैंने इतने का बेच दिया, तो मेरे को कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? डिवाइड कर देंगे। देखो सिंपल मेथड होता है, ये कॉस्ट है, ये सोल्ड है, तो पहले तो करोगे माइनस, सेल्स माइनस कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट, ठीक है? ये परसेंट हो जाए, इतने परसेंट मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है? ठीक है ना? ये मेथड, ये सही समझ आया ना? तो डायरेक्ट डिवाइड भी तो कर। कैसे बताओ, डायरेक्ट डिवाइड कैसे करना है? एस डिवाइड बाई 6 करना। एस एस डिवाइड बाई सी। एच डिवाइड बाय सी, तो ये तो वो निकल गया ना यार। अब इसमें -1 कर देना। हाँ, वो कर सकते हो आप, एक सेकेंड, कहाँ पहुंच गया मैं? हाँ, -1, बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं। वही हो गया जो मैंने लगाया है -1 करने पे, हाँ। ठीक है? तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है? तो क्या करते हैं, अब दोनों फॉर्मूले आ गए आपके पास, ठीक है? अब ये दोनों फॉर्मूले आपको, अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे को ये जितने भी मेरे पास है कि डेट वाइज, सेल पर्सन वाइज, ज्योग्राफी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, ये सब में मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए। तो कैसे करेंगे? मैं, एक मेथड तो ये है कि चलो एक लेवल पे चाहिए होता तो मैं क्या करता, C4 डिवाइड बाय B4 -1, ठीक है? और इसको परसेंटेज कर देता, ये कर सकता था मैं एक। लेकिन अब मेरे को हर एक पे ये लगाना पड़ेगा, और कोई बोले कि भाई स्लाइसर लगा दो, तो फिर मेरे पहले गड़बड़ हो गई। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पिवट में इंक्लूड कर सकते हैं। पिवट में इंक्लूड करने का एक मेथड होता है हमारे पास, वो देखते हैं पहले। देखो, पिवट टेबल एनालाइज के अंदर जाना है आपको, और यहाँ फील्ड आइटम एंड सेट्स में एक वैल्यू होती है कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड को आप क्लिक करोगे, फील्ड नेम दे दो भाई, क्या फील्ड है यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन बना सकते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट क्या है मेरा, रेवेन्यू डिवाइड बाय कॉस्ट -1। तो मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, रेवेन्यू, डबल क्लिक करना है, डिवाइड बाय कॉस्ट वैल्यू, ब्रैकेट बंद करना है -1, ठीक है? इसको ऐड कर दिया और ओके कर दिया, आ गया। ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट भी ऐड हो गया आपका। इसका फॉर्मेट आप जो है इसको परसेंटेज कर सकते हो, आ गई वही वैल्यू, ठीक है? अब अब आपको कोई बोले कि भाई इसको हर एक लेवल पे दिखा दो, ज्योग्राफी के साथ सेल्स पर्सन दिखा दो, ज्योग्राफी हटा दो, सेल्स पर्सन भी हटा दो, आप मेरे को टोटल दिखा दो, टोटल ये है, प्रोडक्ट वाइज कितना आ रहा है,
3 प्रोडक्ट हो गया। आपकी कोई भी कैलकुलेशन इधर-उधर नहीं होगी कि किसी का फील्ड एक्स्ट्रा रह गया, किसी में कम हो गया, किसी में ज़्यादा हो गया। जिस भी लेवल पे लगाओगे उसी लेवल पे ये कैलकुलेशन मूव करती जाएगी। देखो। मतलब एक एक कॉलम ऐड कर देगा उस फील्ड का जो हम चाह रहे हैं। हाँ जी, ये कैलकुलेशन आपने पिवट के अंदर बना दी और उस पिवट से अब आप किसी भी लेवल पे जाके ड्राइंग कर सकते हो अपनी। ठीक है ना? ये देखो मंथ वाइज़, प्रोडक्ट वाइज़, प्रोडक्ट वाइज़, मंथ वाइज़। देखा? अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन लगाते, सपोज़ करो मेरे पास ये मंथ ना होता, तो और मैं यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगाता खाली कि मैंने लगाया C4 बाय B4 माइनस 1। ठीक है? यहाँ तक लगा दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ यार इसमें मंथ और ऐड कर दो, तो जैसे ही मैं मंथ ऐड करूंगा मेरा ये फॉर्मूला वहीं रह गया। आपको हर बार नीचे ड्रैग करना पड़ेगा। फिर कोई किसी का कस्टम रिक्वेस्ट आता है कि यार ये मंथ हटा दो, मंथ हटा दिया, बोला ज्योग्राफी लगा दो, खाली ज्योग्राफी लगा दिया, तो ये नीचे फॉर्मूले लगे रह गए, एरर दिखाएगा। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए आप पिवट में डायनामिक कैलकुलेशन बिल्ड कर सकते हो। हर हर लेवल पे हर नंबर के हिसाब से वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पिवट के साथ में ही दिखा देगा आपको। तो इस कॉलम की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है? अब ये पिवट में ही कैलकुलेशन चलेगी आपकी। क्लियर है? हाँ जी। अब करते हैं, देखो इसी चीज को लेते हैं और इस चीज पे अब एक सेम चीज को आप चार्ट में भी दिखा सकते हो। तो उसको बोलते हैं पिवट चार्ट। यहाँ पे जस्ट पिवट चार्ट पे क्लिक करोगे, सेम जैसे एक्सेल में चार्टिंग करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी हो जाती है कि इस तरीके से दिखाना है या क्लस्टर्ड में दिखाना है या 100% में दिखाना है। तो अभी क्लस्टर्ड में दिखाते हैं, ये क्लिक किया आपने, ये देखो। अब इसमें अगर आप कोई ज्योग्राफी ऐड कर देते हो, ये देखो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भी दिखा दिया। प्रोडक्ट बाय ज्योग्राफी करोगे तो उसके अकॉर्डिंग दिखा देगा। एशिया के अंदर ये, ठीक है। इसी में आप स्लाइसर ऐड कर दो चाहो तो। इसको टेबुलर भी दिखाना है तो आप टेबुलर फॉर्म में कर लो और सब टोटल्स को ऑफ कर दो। ठीक है, चार्ट बन गया इसका। और इस टेबल को अगर आपको, पहले उसी पे चलते हैं कि ये बन गया मेरा। अब इसमें कोई स्लाइसिंग डालना है या कोई फिल्टर डालना है तो आप स्लाइसर डाल सकते हो। किसका डालें? प्रोडक्ट हो गया सेल्स पर्सन का। तो ये स्लाइसर के अकॉर्डिंग ही आपका चार्ट भी मूव कर जाएगा। ठीक है, डायनामिक चार्ट बन गया। तो एक तरीके से ये पिवट में एक डैशबोर्ड बना दिया मैंने, सिंपल डायनामिक डैशबोर्ड इन पिवट। ये क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ जी, लेकिन ये तीन कॉलम है, दो ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तीसरे वाला जो है ना वो दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, है ना? ज़्यादा उसकी वैल्यू कम है इसलिए। नहीं नहीं, कलर में मर्ज हो रहा है वो आपका। वैल्यू उसकी कम है और हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू में ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब इसको आप कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आता है चेंज चार्ट टाइप। ठीक है, क्योंकि देखो अब आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट नोटिस किया कि यहाँ पे दो नंबर की वैल्यू है और जो कि बड़ी हाई वैल्यूड है, क्योंकि वो मेरे को चार्ट से भी पता चल रहा है, एक हाई पे जा रहा है एक लो पे जा रहा है। और इसमें अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो वो कितनी आएगी, 6.05 करके आएगी। तो जब 5,000 दिखाई नहीं दे रहा तो 6 कहाँ दिखाई देगा, वो तो बिल्कुल नील के बराबर हो जाएगा, है ना? क्योंकि मेरा जो स्केल है वही 0 से 10,000 का है। 0 से 10,000 में 6 तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या जी। कर सकते हैं, एक मेथड होता है। आप इस चार्ट पे राइट क्लिक करोगे, चेंज चार्ट टाइप। इसमें एक कॉम्बो चार्ट का ऑप्शन होता है। कॉम्बो में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ प्रॉफिट में दिख रहा है, यहाँ हाँ पे आप हाँ हाँ। चार्ट टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, जिसको जहां पे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, चार्ट टाइप में प्रॉफिट को ले लेता हूँ अलग। इसको यार लाइन की तरह दिखा दे और सेकेंडरी एक्सिस पे दिखा दे। जी। सेकेंडरी एक्सिस क्या करते ही क्या होगा कि इसके लिए प्रॉफिट के लिए एक नया एक्सिस बन जाएगा जो कि परसेंटेज फॉर्म में होगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज आपकी प्लॉट हो जाएंगी। अब दिख गया?
अब चाहो तो इसका कलर चेंज कर सकते हो डिजाइन फॉर्मेट में जाके। ठीक है, जो भी करना है चार्ट के साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, फॉर्मेटिंग डिजाइन किसमें सर कैसे शर्मा देना। जी, एक ना आपने अपने लिंक्डइन पे डाला हुआ था प्रोफाइल में, हाँ, या आपको याद होगा शायद। क्या वो बताओ। बहुत, अरे वो आपने वो यही चार्ट डाल रखा था वो, बहुत ही मतलब अच्छा था, उसमें कई सारे ऑप्शन थे अच्छा फिल्टर अच्छा करने के। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। तो मैंने एक बार देखा था आपको लिंक्डइन पे। ठीक ठीक ठीक, डाला हुआ है, याद है, बहुत पहले का है। हाँ, अभी का तो पता नहीं, पहले ही देखा था मैंने भी हाँ, एक वो दो साल उसमें पहले। एक ऑप्शन होता है ना कि आप प्रोजेक्ट ऐड करते हो, तो उस वो मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में ऐड किया हुआ है वो। अच्छा वो अच्छा। डायनामिक स्लाइसिंग है और उसमें 2-3 ऑप्शन और भी हैं। हाँ, उसमें कई सारे थे, रीजन हाँ, सिलेक्ट करने वो का, फिर ऐसे कोडिंग कुछ से बना मतलब। हुआ है। हाँ, उसके अंदर एक ऑप्शन और है, जो चार्ट मैंने डाला हुआ है मेरे को याद है। उसके अंदर एक ऑप्शन और है कि आपको ये डेटा दिखाना है या आपको चार्ट दिखाना है, तो उस सिलेक्शन के साथ है वो। कि जैसे कि वो रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की। क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई मेरे को एक इस टाइप का टॉगल चाहिए कि मैं डेटा। अब कई बार क्या होता है किसी को चार्ट समझ नहीं आ रहा, भाई यहाँ पे नहीं आ रहा समझ क्योंकि वैल्यूज बहुत अप डाउन है, तो हाँ वो जी। टेबल में देखना चाह रहा है, तो वो टेबल के लिए रॉ डेटा से तो ड्रॉ करेगा नहीं। तो हम लोगों ने कुछ इस टाइप का मेथोडोलॉजी बनाया था, एक टॉगल बटन दे दिया कि भाई चार्ट पे क्लिक करेगा तो चार्ट दिखेगा, और टेबल पे क्लिक करेगा तो उसको इस टाइप से टेबल फॉर्म में डेटा दिखेगा। ठीक है, तो वो वाला चार्ट उस चीज का है, एंड फंक्शनैलिटी उसमें यही है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, कि यही चार्ट जो है ना सेम टाइप जैसे आपको पिवट में बताया है मैंने, वैसे ही चार्ट आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। और कॉम्बो चार्ट ड्राइव करने करने का यही मेथड होता है। कॉम्बो चार्ट हम क्यों ड्राइव करते हैं, कॉम्बो चार्ट जो है उसमें आप दो एक्सिस पे ले सकते हो कोई भी वैल्यूज। ठीक है, और कॉम्बो चार्ट हम कब ड्राइव करते हैं, कॉम्बो चार्ट हम ड्रॉ तभी करते हैं, ड्राइव करने का मेथड तभी आता है या जरूरत तभी पड़ती है जब हमारे पास दो टाइप की वैल्यू हो। जैसे कि नंबर के साथ में परसेंटेज है, तो नंबर के साथ परसेंटेज की वैल्यू तो बहुत कम हो जाती है। जी। ठीक है, तो उस परसेंटेज को दिखाने के लिए ही मुझे जो है यहाँ पे सेकेंडरी एक्सिस पे लेना पड़ता है, ताकि उसकी विजिबिलिटी बढ़ पाए। ठीक है, विजिबिलिटी बढ़ाने का ही तरीका होता है ये चार्ट की। जो चीज मैंने आपको पिवट में बताई है, यही आप नॉर्मल डेटा के साथ भी ड्रॉ कर सकते हो, और ये आप ड्रॉ करके चेक करोगे। ठीक है, क्योंकि हमने चार्टिंग का कोई अलग से सेक्शन अभी किया नहीं है, और वो करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम मेथोडोलॉजी से ही चार्ट ड्रॉ होते हैं। चार्ट ड्रॉ करने का सेम ही मेथड होता है, सबकी फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग सब कुछ सेम होती है। ठीक है, चार्ट सेलेक्ट करोगे तो चार्ट में जाओगे तो यही डिजाइन खुलेंगी, कलर्स आप चूज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो किस टाइप का चार्ट चाहिए। आप टेबल आप यहाँ दिखाना चाह रहे हो, आप टेबल भी दिखा सकते हो इस डेटा की, ये लो। ठीक है, लेआउट आप सेलेक्ट कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो, किस टाइप का चार्ट आपको ड्रॉ करना है, सब कुछ कर सकते हैं हम। क्लियर है ये? हाँ जी। तो चार्ट आप नॉर्मल डेटा पे अपना ड्रॉ करके देखोगे, ठीक है, उसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। पिवट में और क्या बचा, चार्ट हो गया, स्लाइसिंग हो गया, ग्रुपिंग हो गया, सब कुछ हो गया। एक फॉर्मेटिंग बची जो कि डिजाइन मेन्यू के अंदर आती है। देखो डिजाइन्स में मैंने आपको ये बता दिया, टेबुलर फॉर्म के साथ ये दोनों सेक्शन कवर कर लिए थे। रिपीट करना है नहीं करना है, रिपीट ऑल करोगे तो ये रिपीट हो जाएगा, डू नॉट रिपीट करोगे तो हट जाएगा। ठीक है, ब्लैंक शोज करने हैं कि नहीं करने हैं, रिमूव करने हैं या ब्लैंक ऐड करना है, वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे क्लिक पे ही अवेलेबल है। इसके बाद एक सेक्शन और होता है कि स्टाइल्स कौन सा रखना है आपको, जो टेबल आप बना रहे हो ना, क्योंकि ये क्या हुआ, जो भी आप डेटा प्रेजेंट कर रहे हो ना पिवट में, ये भी एक तरीके से एक सिंपल फॉर्म में डैशबोर्ड की तरह ही वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर में आपका स्लाइसिंग ऑप्शन अवेलेबल है। तो पिवट के भी डैशबोर्ड्स बन जाते हैं। अगर आपको पिवट का ही डैशबोर्ड बनाना है तो आप को सब कुछ करना पड़ेगा, आपको फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग सब करनी पड़ेगी। तो वो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं।
कि आपको टेबल का कलर कैसा रखना है, डिजाइन कैसा रखना है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टाइल्स हैं, लाइट, मीडियम, डार्क। आप अपना कस्टम फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, किस टाइप का डिजाइन रखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। फुल कलर रखना है, हाफ कलर रखना है, सेमी रखना है, ब्लैंक रखना है, सिर्फ ये लाइन फॉर्मेट आ जाए। कैसा भी फॉर्मेट आप रख सकते हो। बटन्स हटाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, बटन्स का ऑप्शन है। तो एक बड़े सिंपल तरीके से किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपने ये पिवट से बनाया है। दूसरी चीज ये होती है, जैसे सम ऑफ लिख रहा है सब में, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट लिख सकते हो, इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं हम। कॉस्ट अमाउंट लिख दो इसको, ये इसको कर दो सेल अमाउंट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, इनका अलाइनमेंट कर सकते हो कि भाई थोड़ा टेबल में अच्छा दिखे, ये अलाइन हो गई। बाकी आपका लिखा ही हुआ है, बन गई टेबल। टेबल बन गई, उसका चार्ट बन गया। चार्ट का कोई भी डिजाइन आपको सेलेक्ट करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेआउट चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो हाँ जी। यहाँ पे आप अपने अपने एंड से कोई भी एक अपना डेटा उठाना जिस पे आप अभी काम कर रहे हो करेंटली, और उसमें जहां भी आप चार्टिंग वगैरह करते हो, तो उन पे ये सारे ऑप्शंस ट्राई करना। एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के देखना यूजिंग पिवट, कि भाई मेरे को एक डेटा, ये मेरे पास रॉ डेटा है, इसका समरी मेरे को प्रेजेंट करना है। तो मैं कितने क्लियरिटी वे में शो कर सकता हूँ कि मेरा डेटा भी शो हो जाए, रीड भी कर सके, मेरा चार्ट भी रीड कर सके। चार्ट इस तरीके का हो कि वो देखते समझ आ जाए, मल्टीपल वैल्यूज इंक्लूसिव हो एक ही चार्ट में। तो आप किसी भी तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको अपने एंड से एक बार ट्राई करना है। ठीक है, तो ये पिवट का सेक्शन हमारा खत्म हुआ। पिवट पे कोई डाउट? नहीं। देखो ये क्लियर सेलेक्ट, ये ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, जैसे कि मूव करना है। ठीक है, तो बस ये आपको मूव पिवट टेबल करना है, किसी और शीट में करना है, इसी में करना है, आप कर सकते हो। ये जस्ट क्लिकेबल ऑप्शंस होते हैं, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पिवट हमारा कवर हो गया, पिवट पे आप लोग पूरा प्रैक्टिस करोगे। नाउ नेक्स्ट मूविंग टू हमारा जो मॉड्यूल 2 है फंक्शंस का। वापस फंक्शंस पे आ गए हम, कि फंक्शंस में हमारे पास अब और कौन कौन से फंक्शन है। अब यार हमने 5 टाइप के फंक्शन सीखे थे पहले, और वही फंक्शन सीखे थे जिनको हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो उनके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं जो थोड़े से एक्सटेंसिव हैं, उनका रिजल्ट जो है थोड़ा सा एडवांस है। उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं वो अब हम लर्न करते हैं आगे। देखो यहाँ पे भी सेम टाइप के ही फंक्शंस हैं, वही 5 टाइप हैं, बट उन 5 टाइप में थोड़ा सा एडवांस वर्जन है हमारे पास। ठीक है, नाउ देखो लुकअप मैं कवर करवा चुका हूँ आपको, इंडेक्स इंडेक्स मैच कवर करवा चुका हूँ। हाइपरलिंक क्या होता है? ठीक है, देखो हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक एक मेथोडोलॉजी होता है जिसमें हम किसी भी सेल वैल्यू को लिंक कर सकते हैं किसी और सेल पे रेफर करने के लिए। ठीक है, देखो डेटा पे आते हैं, जैसे कि रहा है ये वाला, जहां से मैं रेफरेंस लेके आया था, तो क्या करूंगा मैं, भाई इज इक्वल टू करके तो वो ले आया, लेकिन वापस जाना है तो ये कौन सी सेल पे है, C2 पे। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक ऑप्शन होता है हमारे पास हाइपर लिंक क्रिएट करने का। यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे सेल के ऊपर, लिंक, लिंक में जाना है। देखो मल्टीपल ऑप्शंस है, एग्जिस्टिंग फ्रॉम वेब पेज, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, या क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, या ईमेल करना है। आपको क्या करना है, इसी शीट के अंदर करना है। तो प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट शीट 1 के ऊपर है, शीट 1 सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप रेफरेंस सेल सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्या था रेफरेंस सेल, C2। ओके किया, तो देखो ये एक लिंक में कन्वर्ट हो गया। अब इसके ऊपर देखो, जैसे होवर करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ये आपको मैसेज भी दे रहा है यहाँ पे कि
क्लिक करने पे क्या होगा, वो C2 पे चला जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है देखो, ये होता है कि विद इन द शीट आपको जब भी मूव करना है, जैसे कि मैं बोल चाहता हूँ कि भाई यार जब भी मैं इस ऑस्ट्रेलिया को क्लिक करूं तो मैं इस शीट पे आ जाऊं A2 के ऊपर, तो क्या कर सकते हैं, इसी पे करेंगे एडिट हाइपरलिंक, क्योंकि उस पे बन गया है, तो या तो दोबारा बना लेते हैं, एडिट नहीं करते, इसको रिमूव करते हैं, तो पूरे पहले की तरह हो गया। अब इस पे क्लिक करके लिंक बनाते हैं। शीट 2 पे मूव करना था A1 सेल के ऊपर, तो शीट 2 A1 से ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके करोगे। अब इस पे क्लिक करोगे तो A1 पे आ गया, शीट 2 के A1 पे आ गया, शीट 3 पे जाना था, सॉरी। तो आप कुछ नहीं, इसको एडिट कर सकते हो, शीट 2 की जगह शीट 3 डालोगे और ओके। अब देखो उस पिवट चार्ट वाली शीट पे हम मूव हो गए। ठीक है, यहां से आपको कहीं और मूव करना है, तो जैसे कि हम मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट दिया है, उस डॉक्यूमेंट पे चलते हैं कि मैंने एक शेप इंसर्ट कर रखी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक शेप ली यहाँ से ये वाली, और मैंने यहाँ एक शेप बना दी। ठीक है, शेप बनाने के बाद क्या किया, इस शेप को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, और इस पे क्या किया, लिंक बना दिया। लिंक क्या करना है, शीट 1 पे पहुंच जाऊं मैं, A1 पे। ठीक है, या इस सेल का रेफरेंस देख लेते हैं क्या है, M2 पे पहुंच जाऊं मैं, ना कि A1 पे पहुंचना है, M2 पे पहुंचना है, तो लिंक करेंगे शीट 1, और यहाँ पे आप रेफरेंस डाल दोगे M2। ठीक है, अब जैसे मैं इस शीट पे आया था A1 पे, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मैं इस पे आ जाऊंगा। क्लिक किया यहाँ, तो हम टॉगल कर सकते हैं बिटवीन द शीट्स। ठीक है, नाउ एक तो हुआ ये वाला मेथड, दूसरा होता है हाइपरलिंक से। क्या होता है, हम लोग कोई भी वेब पेज भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया है, US है। ठीक है, अब इसका हाइपरलिंक हटा देते हैं। अब इन दोनों की डिटेल्स जाननी है मेरे को, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ, आई वांट टू नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया पे ये विकिपीडिया का एक पेज है। ठीक है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सारी डिटेल अवेलेबल है। मैं क्या करूंगा, इस लिंक को कॉपी करूंगा और अपने एक्सेल पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पेस्ट कर दूंगा, और ऐसे ही मैं US के लिए करूंगा, तो यहाँ पे कर देता हूँ USA, ऐसे कर दिया, सॉरी, USA। इस पे भी देखो यूनाइटेड स्टेट्स का एक पेज है मेरे पास, और मैं इसको लूंगा, इसका भी लिंक यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम कि अब ये लिंक आ गए, अब ये या तो ये वाले लिंक आप दिखा दो, या इन लिंक्स को हाइड कर सकते हो। लिंक्स को हाइड करने का दो मेथड्स हैं। US का लिंक लिया मैंने, ऑस्ट्रेलिया का लिंक लिया, ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक किया, लिंक, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑन वेब पेज में जाके क्या करोगे, यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे, ये वाला। ठीक है, ओके। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, देखो डिफॉल्ट ब्राउजर में जाएगा और वो वाला लिंक ओपन कर देगा। ठीक है, अभी सब बंद करते हैं, और अब US के लिए बनाना है, तो US के लिए भी मैं क्या करूंगा, US वाला लिंक लूंगा, और US पे टैप करके इसका एक लिंक बनाऊंगा, और इसके डॉक्यूमेंट में जाके एड्रेस में ये वाला एड्रेस पेस्ट कर दूंगा, तो US के लिए US का पेज बन गया। क्लिक करोगे, डायरेक्टली रूट कर देगा आपको उसके वाले पेज के ऊपर, जो भी लिंक मैंने निकाला था। लेकिन अब यहाँ तो सपोज करो, चलो ये दो हैं खाली, इसके अलावा मैं आपको बोल दूं कि भाई ये पूरा डेटा सेट है, इन सब में लिंक है,
यानी कि हर एक डेट वाइज एक नया लिंक है, क्योंकि ज्योग्राफी तो मेरी रिपीट हो रही है, बट डेट मेरी यूनिक है, तो मैं हर डेट के लिए एक नया लिंक देता हूँ कि इसकी डिटेल, इस दिन की सेल्स की डिटेल इस वाले पेज पे अवेलेबल है। तो आपको अब हाइपर लिंक बनाना, अब 1000 हाइपर लिंक अगर मैं ऐसे लिंक बनाता रहा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1000 हाइपर लिंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज करो मैं अभी यही पेस्ट कर देता हूँ कि सपोज करो यही लिंक है मेरे, ये लो बन गए, सब पे लिंक लग गया। अब इन सबको, इसको क्लिकेबल बनाना है, ऑस्ट्रेलिया को क्या करेंगे कि मैं एक, ये वाले लिंक्स मेरे को इनकॉर्पोरेट करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो उसके लिए ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। एक फंक्शन होता है हाइपरलिंक, हाइपरलिंक पे आप क्लिक करोगे और लिंक लोकेशन है मेरी ये, जो लिंक मेरा है, कॉमा लगा के आपको फ्रेंडली नेम क्या डालना है, उसके लिए क्या दिखाना है। अगर आप चाहो तो इसी को क्लिकेबल बना सकते हो, या आपको दिखाना है कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है, तो आप बस C2 सिलेक्ट करोगे, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये लो जी। अब इस कॉलम को आप हाइड कर दोगे तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया का एक लिंक है जो कि क्लिकेबल है, जैसे ही क्लिक करोगे तो रूट कर देगा आपको ऑस्ट्रेलिया पे, ठीक है। ऐसे ही यूएसए का करोगे तो यूएस वाले इसके अंदर, एशिया के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया का डला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ही ओपन होगा। यूएस पे क्लिक करोगे तो यूएस वाला पेज ओपन हो जाएगा, देखो बन गया हाइपरलिंक। तो आप रूट करा सकते हो किसी भी शीट पे, विद इन द वर्कबुक रूट करना है, एक्सटर्नल रूट करना है, किसी भी ऊपर नीचे सेल पे रूट करना है, एरो लगा के रूट करना है, जैसे कि मैंने इस डॉक्यूमेंट जो आपको शेयर कर रखा है इसमें ये लिंक बना रखे हैं हर एक डिफरेंट डिफरेंट शीट्स पे मूव करने के लिए। तो ये सब हाइपरलिंक से ही चल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ हाइपरलिंक, कोई हाँ डाउट, जी। कोई नहीं डाउट। नहीं तो नहीं। लिंक हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो लुकअप रेफरेंस में अभी हम जो एडवांस तक कवर करते हैं वो यही वाले फंक्शंस हैं, लुकअप में और कुछ आई थिंक जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस कि वो किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। कुछ एडवांस लेवल फंक्शन है, देखते हैं क्या आता है। सब टोटल, सब टोटल क्या होता है, आप सब टोटल से आप क्या समझते हो पहले वो मेरे को बताओ। ये फिल्टर में भी काम करता है। क्या करता है, फिल्टर में भी काम करता है। हाँ देखो पिवट में काम करता है बिल्कुल। नहीं, फिल्टर में कह रहा हूँ मैं। हाँ फिल्टर में काम करता है, हाँ जी बिल्कुल। देखो ये सब टोटल होता है, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे एशिया टोटल, ये होता है सब टोटल, ठीक है। अब इसका एक फंक्शन भी है सब टोटल का, ये तो पिवट में लगा हुआ है, सब टोटल ऑटोमेटिकली आ जाता है हर एक सेक्शन पे, फिर ग्रैंड टोटल भी आ जाता है ना। लेकिन पिवट में कैसे, पिवट में हो गया ये, तो अब सब टोटल फंक्शन कैसे काम करता है वो देखते हैं। सब टोटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, देखो जब हम किसी को कुछ एनालिसिस कर रहे होते हैं और हम जब फिल्टर के ऊपर जब हमें टोटल देखना होता है तब हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे कि ये फिल्टर लग रहा है, अभी मैंने इसका टोटल देखा कितना आ रहा है भाई, टोटल मैंने कर दिया यहाँ पे सम, और ये सम हो गया इसका, ठीक है। और ये वाला जो भी आ रहा होगा एक्स वाई जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सेल्स पर्सन सेलेक्ट करता हूँ, सेल्स पर्सन का टोटल, ये ऊपर वाला फंक्शन चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये टोटल का सम कर रहा है, जबकि इस फिल्टर का सम है 114756।
लेकिन ये आ रहा है। तो अब मुझे इस टाइप की जब मैं एनालिसिस करता हूँ अपने डेटा को, जब मेरे को चेक करना होता है कि भाई फ़िल्टर के ऊपर कितना टोटल आ रहा है यार, वो मैं कैसे चेक करूँ? डेटा मैंने एक समरी बनाई है, उस फ़िल्टर से मेरे को मैच करनी है। तब उस टाइम पे हम लोग ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं कि भाई इसको सेलेक्ट किया, फिर जाके मैच किया, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करता है। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक्सेल में एक फ़ंक्शन है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम सब टोटल। जिससे आप मल्टीपल चीज़ों की, मल्टीपल टाइप की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को आप कॉल कर सकते हो। क्या होता है सब टोटल? देखो, यहाँ पे उसने मल्टीपल चीजें दे रखी हैं। एवरेज करना है, काउंट है, मिन, मैक्स, प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम, वेरिएंस, एवरेज, सब बहुत सारी चीजें हैं। मुझे क्या करना था? सम। तो मैं क्या लिखूंगा? सम के लिए कॉल करना है 9 को, 9 कॉमा, बस आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर दो, दैट्स इट। ये आ गया। यही टोटल आ रहा था जब मेरा सम मैंने लगाया था। देखो, अब इस पे एक ये लगाते हैं सब टोटल, और यहाँ कर लेते हैं सम। ठीक है, तो सम लगाया मैंने, ये वाला। नाउ अब क्या करते हैं? अब लगाते हैं वही वाला फिल्टर जो हम पहले ट्राई कर रहे थे। अर्जुन, ये देखो, सम वहीं का वहीं रहा, बट जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिल गया सब सब टोटल से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, सब टोटल अब हम इसी लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एम राउंड। एम राउंड फंक्शन क्या होता है कि नियरेस्ट मल्टीपल सिग्निफिकेंस में जो भी नंबर होता है मेरा, उसको अप एंड डाउन कर देता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है 27। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि एम राउंड नंबर, ये किसके मल्टीपल में मेरे को ये नंबर चाहिए। ठीक है, राउंड और एम राउंड में यही डिफरेंस है। देखो, राउंड फंक्शन क्या कर रहा था? वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है नियर अबाउट सिग्निफिकेंस नंबर के हिसाब से, है ना? जो 0.5 के हिसाब से कर रहा था कि 0.5 से ऊपर हुआ तो अपर वाले पे चला जाएगा, 0.5 से नीचे हुआ तो लोअर वाले पे चला जाएगा। राउंड फंक्शन यही कर रहा था। एम राउंड लेकिन मल्टीपल के हिसाब से करता है, यानी कितने के टेबल के हिसाब से मेरे को मूव करना है। अगर मैं इसको बोलूं कि 5 के टेबल के हिसाब से करना है, तो देखो इसके 27 के नियरेस्ट जो है वो 25 है। यहाँ करता हूँ 28। देखो, दो ही ऊपर गया, जैसे ही 2.5 से ऊपर गई वैल्यू, वैसे ही वो 30 पे चला गया। अगर 27.4 होती तो 25 पे ही रहता, 27.5 होते ही अगली वाली पे मूव करेगा सिग्निफिकेंस के हिसाब से। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसको जी। 5 का नहीं चाहिए, अब टेबल चाहिए 6 का, और ये वैल्यू है 27। तो 6 के टेबल में कितना आता है? देखो 30 ही आता है सिंपल, 27 के बाद में तो वो डायरेक्टली मूव कर जाएगा। अगर मैं करूं 7, तो देखो 28 आ गया। सिंपल है, 27 के बाद जो नियरेस्ट नंबर होगा 7 के टेबल में, वो 28 होगा। अगर इसको करूं 3 का, तो देखो 27 ही है, लेकिन यहाँ वैल्यू कर देता हूं मैं 23। तो देखो नियरेस्ट वैल्यू कितनी है? 24। यानी कि उस टेबल में जो भी उसके नंबर के नियरेस्ट वैल्यू आ रही है, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस मेथोडोलॉजी, उस हिसाब से ये नंबर को एडजस्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। प्रैक्टिकल यूज क्या है इसका, वो मैं बता देता हूँ। देखो, जहां पे भी हमें राउंड ऑफ में नंबर्स को लोड करवाना होता है, फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी कोरियर सर्विसेज में या किसी मोटर व्हीकल कंपनी में आप को अपनी जो व्हीकल है उसको लोड करवाना है, तो उसमें क्या होता है? उसमें मल्टीपल के ही चंक्स होते हैं कि 5 के मल्टीपल में लोड होंगी, 4 के मल्टीपल में होगी या 3 के मल्टीपल में होगी। तो
जैसे आपको मल्टीपल ट्रक्स लोड करवाने हैं, मल्टीपल ट्रक्स लोड करवाने में क्या होता है, उनमें स्लॉट्स होते हैं। जब स्लॉट्स लोड होते हैं तो वो कितने के मल्टीपल के होते हैं? बड़ी गाड़ी है तो 2 का या 3 का होगा। मोटरसाइकिल वगैरह या छोटी मोपेड का है तो मोपेड का होगा तो 6 का होगा। मोटरसाइकिल का होगा तो 5 का होगा या 4 का होगा। तो वहां पे जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं कि भाई कितने पे हमें लोड करवाना है, वहां हम इस फंक्शन का यूज करके और नंबर फैच करके बता सकते हैं भाई कितने नंबर की मेरे को रिक्वायरमेंट होगी, कितना मेरे को स्लॉट चाहिए जो मैं अपनी व्हीकल को कंप्लीटली लोड करा सकूं। ठीक है। बेसिकली लॉजिस्टिक्स के जब डेटा पे आप काम करोगे तो इस फंक्शन का ज्यादा यूज होता है लॉजिस्टिक्स के अंदर। ठीक है। जी। अब आते हैं दो फंक्शंस हैं जो कि मैं स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस से यूज करता आ रहा हूँ। रैंड बिटवीन एक फंक्शन आपने देखा होगा, मैंने मोस्टली यूज किया है जो भी मैं कोई भी डेटा बना रहा था उसके अंदर। तो रैंड बिटवीन होता है एक, एक होता है रैंड फंक्शन। ठीक है। दोनों क्या करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर आपको पता है तो बताओ। एक न्यूमेरिकल लेता है, पॉइंट्स में भी लेता है। है। एक होल नंबर लेता है और एक डेसिमल में भी लेता है। हाँ। नहीं, वो डेसिमल में लेता नहीं है, डेसिमल में तो आपका ये भी ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो मैं बता देता हूँ, ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करते। देखो जब भी हमें कोई भी रैंडम नंबर प्लॉट करने होते हैं तो रैंडम नंबर प्लॉट करने के लिए ही हमें ये रैंडम फंक्शन होता है। रैंड का मतलब होता है रैंडम। रैंडम बिटवीन का मतलब है कि आपके पास एक अपर कैप है एक लोअर कैप है, भाई इतने के बीच में ही वैल्यू चाहिए मुझे। यानी कि मैं बोलता हूं 1 से और 10 के बीच में ही वैल्यू चाहिए, तो मैं जहां तक भी ड्रैग करूंगा ना तो 1 से 10 के बीच में ये वैल्यू ड्रैग करेगा, उससे ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, उसके बीच में ही ये वैल्यू, चाहे मैं इसको 100 तक ले जाऊं, लेकिन वैल्यू ये जो ड्रैग करेगा वो उतने के बीच ही करेगा। ठीक है ना। देखो कहीं भी नंबर 10 से ऊपर तो नहीं गया, लेकिन हर एक आइट्रेशन के ऊपर जैसे ही कैलकुलेशन मतलब चलेगी ये नंबर चेंज होते रहेंगे क्योंकि ये रैंडम है। ठीक है। रैंडम होने की वजह से ही इसको हम वोलाटाइल फंक्शन बोलते हैं, यानी कि हर एक इंसिडेंट पे रिकैलकुलेट हो रहा है ये नंबर। तो वोलाटाइल फंक्शनलिटी है इसके अंदर, इसलिए ये वोलाटाइल फंक्शन है। तो जब भी आप किसी भी मॉडल में या कहीं भी किसी डेटा सेट में आप कोई भी रैंडम फंक्शन आप प्लॉट करते हो और आपको वैल्यूज मिल गई हैं तो आप उसको वैल्यू पेस्ट जरूर कर दें। अदरवाइज हर एक कैलकुलेशन के आइट्रेशन पे आपकी वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, जस्ट एक एंटर पे भी ये वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ठीक है। नाउ अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर जो विशाल भाई ने बोला कि डेसिमल में प्लॉट करता है। मैं बोलता हूँ 1.1 से 2.3 के बीच में ही वैल्यू प्लॉट करनी है और इसको ले लो डेसिमल पे, देखते हैं क्या आता है। नहीं आ रहा। ठीक है। तो डेसिमल पे नहीं देगा, क्या करेंगे, डेसिमल पे नहीं दे रहा तो इसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास रैंडम फंक्शन। लेकिन रैंडम जो है आपका, रैंडम फंक्शन जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में वैल्यू ही प्लॉट करता है आपकी। ठीक है। रैंडम फंक्शन उससे ना ऊपर करेगा, 1 से ऊपर वैल्यू प्लॉट नहीं करेगा और ना ही वैल्यू आपकी 0 से नीचे करेगा। ठीक है। देखो रैंडम में उसने कुछ नहीं बोला, स्टार्टिंग वैल्यू एंड वैल्यू कुछ नहीं बोला, जबकि रैंड बिटवीन फंक्शन जो था उसके सिंटैक्स में बोल रहा था बॉटम और टॉप। ठीक है। तो रैंडम फंक्शन में हमें कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी होती, जस्ट आपको रैंड प्लॉट करना है और वो आपको ये नंबर्स प्लॉट करके दे देगा।
अब हमारी प्रॉब्लम थी कि 1.1 से 1.3 से 2.3 के बीच की वैल्यू प्लॉट करनी है। उस केस में क्या करोगे आप, रेंड बिटवीन लगाओगे इसके साथ में, यानी कि 1 से लेके और 2.5 था तो 2 तक, बस ये वैल्यूज अब आप इस फंक्शन के साथ साथ चलाओगे और ऐड कर दोगे। इससे क्या होगा, आपके पास वही रैंडम वैल्यूज आपके पास आती रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये वैल्यूज जो है 0.9 तक तो जाएगी, लेकिन 1 उससे ऊपर नहीं जाएगी, 1 से ऊपर नहीं जाएगी कोई भी वैल्यू हो। अच्छा फिल्टर लगा हुआ है, सॉरी माय बैड। ये क्लियर हुआ, रैंड और रैंड बिटवीन। हाँ जी। चलो, रैंक फंक्शन क्या करता है, देखो रैंक बड़ा सिंपल सा फंक्शन होता है। कोई भी एक न्यूमेरिक डेटा सेट है जिसमें हमें रैंकिंग करनी है बेसिकली, कि कौन टॉप पे है कौन बॉटम पे है, 1 2 3 4 5 निकालना है। तो उसके लिए हम एक रैंक फंक्शन ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है, उसको हम यूज करते हैं। रैंक का एक अपडेटेड वर्जन जो है एक्सेल ने लॉन्च कर दिया है, रैंक EQ। तो आप रैंक यूज करो या रैंक EQ, दोनों ही सेम रिजल्ट देंगे। बट थोड़ा सा एक्यूरेसी की तरफ जो EQ है वो और एक्यूरेसी की तरफ मूव हो गया है, और कुछ नहीं है। तो नंबर सेलेक्ट किया, रेफरेंस आपको क्या देना है वो आपको देखना है इसमें, रेफरेंस 1। और ऑर्डर असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है, बाय डिफॉल्ट अगर नहीं करोगे तो असेंडिंग में ही रहता है। एक मिनट, रैंक रैंक क्या कर रहा है यहाँ पे, the given value is replaced by the rank EQ function है 2010 में रिप्लेस कर लिया था इसने। रैंक लगाते कैसे हैं, एवरेज रैंक नहीं चाहिए। हाँ, नंबर में आप अपनी रेंज सेलेक्ट करोगे, कहाँ से शुरू करना है वो सिलेक्ट करोगे। अगर आपको मतलब 1 चाहिए, डिसेंडिंग और असेंडिंग का मतलब क्या है, आपको अगर 1 चाहिए जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है तो असेंडिंग करोगे, 1 चाहिए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू के लिए 1 प्लेस करे तो उसके लिए आप डिसेंडिंग करोगे। ठीक है, तो मैं डिसेंडिंग करता हूँ, तो देखते हैं। अच्छा, इसने एरे में पुल कर दिया, कोई बात नहीं। रैंक लगाते हैं दोबारा से, नंबर, रेफरेंस, सॉरी, डिसेंडिंग। मैंने सिंटैक्स उल्टा लगा दिया था, ये देखो। आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 938 विच इज 1। या इसको आप वैल्यू पेस्ट करके सॉर्ट भी कर सकते हो, थोड़ा सा आराम से पता चल जाएगा। एन कॉलम पे करता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये देखो रैंक कर दिया इसने हाईएस्ट टू लोएस्ट में डिसेंडिंग। अगर इसी चीज को अगर आप रैंक लगाते हो, नंबर, रेफरेंस है मेरा इस रेंज के अंदर लगाना है, और असेंडिंग करते हैं तो अब रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। देखो, लोएस्ट वाले की रैंक 1 हो गई, हाईएस्ट वाले की 1, सबसे जो हाईएस्ट नंबर आ रहा होगा। तो डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आपको किस तरीके से प्लॉट करना है। क्लियर है रैंक। हाँ जी।
अब देखो रैंक के ऊपर जो है आप लोगों को मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ, बट अभी नहीं देता, पहले वो फंक्शन हम सीख लेते हैं उसके बाद देखेंगे। रैंक में क्या होता है देखो, ये क्या करता है रैंक में, एक फ्लॉ बोल सकते हैं हम, कि फ्लॉ क्या है रैंक फंक्शन का, इसको मैं अगर जीरो करूं, कि अगर यहाँ पे 938 दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करेगा देखो, 1 को रिपीट कर देगा, ठीक है। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आप क्या करोगे, ये एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है, नोट कर लो इसको, इसका आंसर आपको बताना है कि कैसा क्या लगाएं हम कि ये रैंक जो है ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। अब देखो 9 एंट्री 10 एंट्री हो गई है मेरे पास, पहले 9 थी, सॉरी 9 हो गई हैं अब, लेकिन इसने क्या किया, ये कन्वर्ट कर दिया देखो रैंक, एक पे ले गया, फिर इसने 2 नहीं दिया, इसने 3 दे दिया, 2 देने की जगह यहाँ पे, क्योंकि नंबर बराबर था, ठीक है, तो ये स्किप कर देता है यहाँ पे रैंक को। अभी क्वेश्चन को छोड़ो, क्योंकि मैंने आपको अभी सम प्रोडक्ट सिखाया नहीं है, तो सम प्रोडक्ट जब बता दूंगा तब उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आएंगे कि इस रैंक को हम कैसे इवेलुएट करें कि ये नंबर जो है मेरा सॉर्ट हो जाए, ठीक है। तो जब हम सम प्रोडक्ट से रैंक बनाते हैं तो ये रैंकिंग वहां पे हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नो, मिन मैक्स आप लोगों को पता है, मिनिमम करना है एक रेंज में मिनिमम दे देगा, मैक्स करना है मैक्सिमम नंबर दे देगा। लार्ज और स्मॉल क्या होता है, देखो ये एक रेंज है मेरे पास, लार्ज फंक्शन क्या करता है, ये रेंज सेलेक्ट की और मेरे को थर्ड लार्जेस्ट चाहिए, ये के का मतलब है कौन सा लार्जेस्ट नंबर चाहिए आपको इस वाली रेंज के अंदर, सिलेक्टेड रेंज में, तो थर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 902। अभी हम डुप्लीकेसी हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो देखो थर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 895, ठीक है। अगर मैं बोलूं सेकंड लार्जेस्ट नंबर तो 902, और ऐसे ही मैं अगर स्मॉलेस्ट लूं तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आप किसी भी नंबर का किसी भी पोजीशन पे स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको चाहिए, तो आप ये लार्ज और स्मॉल फंक्शन यूज करोगे। अगर मैं बोलूं सेकंड स्मॉल वैल्यू क्या है, तो सेकंड स्मॉल वैल्यू है मेरी 194। लार्ज और स्मॉल क्लियर हुए। हाँ जी। हाँ, मिनिमम मैक्सिमम आपका बताता है, हाँ जी, फर्स्ट फर्स्ट बताता है मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन हाँ जी, लेकिन अगर सेकंड मैक्स चाहिए तो क्या लगाएंगे, सेकंड मैक्स या थर्ड मैक्स निकालने के लिए, या सेकंड मिनिमम या थर्ड मिनिमम निकालने के लिए आप लार्ज और स्मॉल फंक्शन का यूज करोगे। तो इसीलिए मैंने बताया था कि एडवांस फंक्शन क्यों है, क्योंकि जो बेसिक फंक्शन हमने अभी तक एक्सेल के पढ़े थे उनसे थोड़े से एडवांस फंक्शन है ये, ठीक है। थोड़ी सी एडवांस, थोड़े मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गए हम, कि मिनिमम और मैक्सिमम जब मैं निकाल रहा था, देखो इसी कंपैरिजन निकालता हूं कि मैं मैक्स निकालता हूं इसका और मिन निकालता हूं इसका, तो आप देखो ये फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ही दे रहा है, लेकिन मुझे सेकंड चाहिए, तो सेकंड के लिए मिन और मैक्स में कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो ऑप्शन हमने यहां से चूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा सा डेट टाइम पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि डेट टाइम पे क्या है। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, बट सिंपल फंक्शन को यूज कैसे करना है दैट इज अप टू यू, ठीक है। फंक्शन सारे सिंपल हैं जो डेट्स वगैरह के लिए हम यूज कर रहे हैं, बट उनका यूज केस आपको कैसे लेना है, दैट
थिंग यू हैव टू डिसाइड नाउ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था डेट फंक्शन में, कि डेट कैसे बनाते हैं, डेट को स्प्लिट कैसे करते हैं। आर जो अगर टाइम दे रखा है तो आर मंथ, आर को मिनट को और सेकंड को, या डे को मंथ को ईयर को कैसे स्प्लिट करेंगे, ये सब हमने सीख लिया। अब बात आती है कि कोई एक डेट दे रखी है आपको, उसका वीक नंबर कौन सा है, वो मुझे निकालना है। सपोज करो यही एक डेट है मेरे पास, आज की डेट है। आज की डेट मेरे का कौन सा वीक नंबर चल रहा है मेरा। ठीक है। वीक नंबर क्या होता है कि 7 डेज होते हैं एक वीक में। उन 7 डेज ऑफ वीक के हिसाब से क्या होता है, हर एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं और पूरे ईयर में 52 वीक्स होते हैं। तो वही वीक नंबर है कि अभी जो मेरा वीक चल रहा है मैं उसमें कौन से वीक नंबर पे हूँ। तो आप सिंपल एक वीक नम फंक्शन होता है वो लगाओगे, सीरियल नंबर यानी कि डेट डालनी है, और रिटर्न टाइप कौन सा चाहिए आपको, कि आपको यहाँ पे रिटर्न टाइप का मतलब है कि मंडे संडे से आपका शुरू होना चाहिए वीक, या मंडे से शुरू होना चाहिए, या मंडे टू संडे चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। ठीक है। उस हिसाब से ये आपका प्रोड्यूस करता है। कुछ भी नहीं लोगे तो वो बाय डिफॉल्ट संडे से ले लेगा। ठीक है। जैसे कि मैं इसको करता हूं 23 नवंबर। देखो संडे से लिया उसने बाय डिफॉल्ट, तो उसने 47 को 48 कर दिया। बट अगर मैं यहाँ पे आज की डेट डालता हूँ तो उसने 47 कर दिया। दैट मीन मेरा वीक जो है वो सैटरडे को खत्म हो रहा है, संडे टू सैटरडे। इसलिए अगर आप सिलेक्शन नहीं करोगे यहाँ से, तो वो बाय डिफॉल्ट संडे से सैटरडे वाला वीक ले लेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। तो ये जो रिटर्न टाइप सिलेक्शन है ये सिर्फ वीकडे स्टार्टिंग के लिए आपको चूज करना पड़ता है। और ये फंक्शनलिटी आपको हर जगह पे चूज करनी पड़ेगी। आप कहीं पे भी वीक या मतलब डेट टाइम का कोई भी फंक्शन आप यूज कर लो, अगर आपको वीक सिलेक्शन करना है या डे सिलेक्शन करना है, या स्पेसिफिकली वीक के अंदर ये चीजें होती हैं कि आपको वीक शुरू कब से करना है आपने, क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है। कोई कंट्री मंडे से अपना वीक शुरू करती है, कोई कंट्री संडे से अपना वीक शुरू करती है। ठीक है। इसीलिए वीकेंड की जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो चेंज हो जाती है हर जगह। इंडिया में जनरली क्या यूज करते हैं, मंडे से? मंडे से ही करते हैं। ठीक है। तो अगर मंडे वाला करना है तो आप ये सिलेक्ट कर दोगे 2, तो वो मंडे से बता देगा। ये सॉरी मैंने वीकडे लगा दिया, मैं आपको वीक नम बता रहा था। वीक नंबर भी इसी तरीके से होता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। ठीक है। यहाँ पे आपको संडे से शुरू करना है, मंडे से शुरू करना है, सेम सेम तरीके से चलता है वीक नंबर और वीकडे। ठीक है। नाउ आज क्या है, सैटरडे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे जब मैं वीक डे मैंने फंक्शन चूज किया तो उसके अंदर भी यही टाइप आ रहा था, रिटर्न टाइप। देखो जो भी हम देख रहे थे, तो इसने 6 लिया। क्यों 6 इसने रिटर्न किया, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर भी बता रहा है वो, कि किस वाले मेथड के अंदर मैं कहां से नंबर शुरू करूंगा। ठीक है। कि मंडे थ्रू सैटरडे करेगा, मैंने मंडे थ्रू संडे करेगा ये, मंडे से वीक सेलेक्ट शुरू करेगा। तो आज सैटरडे मतलब कौन सा दिन होगा वीक का, 6th डे। लेकिन अगर यहाँ मंडे थ्रू संडे करेगा और नंबर शुरू करेगा 0 से, अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं तो ये मेरे को दिखाएगा 5, क्योंकि इसने 0 से शुरू किया है। डे मेरा 6 ही है, लेकिन आपने जो रिटर्न टाइप सेलेक्ट किया है वो नंबर 0 वाला सेलेक्ट किया है। 2 करोगे तभी 6 दिखाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। हाँ जी। ठीक है। अब ई डेट क्या होती है, देखो मैंने यहाँ सबके आगे ना इनकी स्पेसिफिकेशन भी लिख रखी है। रिटर्न अ डेट दैट इज अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ बिफोर और आफ्टर द इनिशियल सप्लाइड स्टार्ट डेट। ठीक है। ई डेट क्या बोलता है मेरा, स्टार्ट डेट और कौन से महीने की स्टार्ट डेट। ठीक है। कौन से महीने का स्टार्ट डेट मेरे को लेना है।
देखो, इसको बोलता हूँ 1। तो क्या आया? अभी चल रहा है नवंबर, ठीक है? यानी कि अगले महीने की डेट मेरे को ये बता देगा। एक पर्टिकुलर डेट है, जैसे आज 22 नवंबर है। 22 नवंबर से अगले महीने की डेट कौन सी होगी, और एक पिछले महीने, उससे पिछले महीने में डेट कौन सी होगी, तो वो ही चीज हम यहां से निकालते हैं। ऐसे अगर मैं -1 करूंगा तो ये 22 अक्टूबर बताएगा मुझे, ठीक है? अब इसी फंक्शन को हम लगाते हैं सपोज 31 अक्टूबर। अब क्या होगा? ई डेट, सॉरी, ई डेट दिस -1 सितंबर में गया। क्या डेट दी इसने? एंड डेट, ठीक है? लास्ट डेट दिखा देगा, यानी कि अगर 31 सितंबर तो होता नहीं है, तो वो उसकी लास्ट डेट दिखा देगा पर्टिकुलर मंथ में जाके, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 23 अक्टूबर, तो ये 23 सितंबर दिखा देगा। ये फंडामेंटल समझे क्या है? हाँ जी। क्या समझे बताओ, क्या समझे बताओ? ये मंथ पे काम कर रहा है बेसिकली, मुझे जो लग रहा है। काम कर रहा है। आप इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? जहां पे ये आपको अप्रोप्रिएट रिजल्ट दे। जैसे ये कि चीज आप मुझे दोनों में यूज करोगे, दोनों जने यूज कर सकते हो इसको। जैसे कि मुझे 3 महीने या 4 महीने पहले का कोई वो बना रहा हूँ, डेटा पिक कर रहा हूँ। हाँ जैसे जी। अभी नवंबर चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ नवंबर, अक्टूबर और सितंबर और अगस्त, हाँ। ये 3 कॉलम में डेटा चाहिए। तो मैं एक अभी करंट का मंथ लगाया और फिर हाँ उसमें से जी। -1 करूंगा, तो पिछले पिछले महीना का माइनस होता चला जाएगा। हाँ जी। संजय भाई, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप बताओ। मतलब डिफरेंशिएट कैसे कर सकता हूँ मैं डेट्स को? देखो। बताओ बताओ। हाँ, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही केसेस जो आप दोनों लोगों ने बताया ना, उसमें इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अपने अपने अकॉर्डिंग तो बता दिए कि आप डेट्स को मूव कर लोगे, लेकिन आप लोगों ने एग्जाम्पल जो दिया वो डेज का दिया, डेट का नहीं दिया। देखो, मैं इसका प्रैक्टिकल यूज बताता हूँ आपको। मैं इसको क्या प्रैक्टिकल हो? यूज कर रहा हूँ शर्मा जी। अच्छा, हाँ। देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैसे यूज कर रहे हो आप प्रैक्टिकली, ये बताओ पहले। उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल उठाएंगे। दिखाऊं या मतलब ऐसे ही बता दूं? ऐसे ही बता दो। जैसे मेरे पास मेरे 4 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। या 4 कस्टमर कह लो, जैसे एस बी ठीक आई है। सी बी आई इंडियन बैंक, इस तरह से। ठीक है। तो एक कॉलम में तो मेरे कस्टमर हो गए। ठीक है। अगले के मान के चलो 4 कॉलम में मेरे मंथ हो गया। ठीक है। ऊपर के जो हेडर है उनके मंथ हो गए। जैसे अभी करंट हाँ, मंथ नवंबर, नवंबर बिल्कुल। का प्रोजेक्शन किया जा रहा है। बिल्कुल। फिर अगले में अक्टूबर का क्या एक्चुअल हाँ मेरा जी, काउंट था, समझ ऐसी। गया। तो मेरे को ऊपर का जो मंथ चाहिए ना, वो मुझे हाँ, अब हर बार मतलब एग्जैक्टली। हर बार ये, वो घटता चला जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो डेट निकालने का जो मेथड है ना, यही मैं बताना चाह रहा था कि डेट निकालने का जो मेथड है वो करेक्ट होना चाहिए। हाँ जैसे कि जी। देखो, मैं ना एक बेसिकली इसको चैन, टेक्स्ट फंक्शन और ई डेट को लगा के करता हूँ। हाँ, देखो, सॉरी, एक चैन लिया मैंने। हम्म, या चलो, जैन की जगह इसको डेट की जगह नंबर कर देते हैं, ठीक है?
10। मैं थोड़ा सा इसको जो है एलाबोरेट कर रहा हूं आप लोगों को, ताकि आगे तक के लिए क्लीन हो जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक डेट बनाते हैं। ईयर ले लेते हैं 2025, मंथ ले लेते हैं ये, और डे ले लेते हैं 1। ठीक है, आ गया। सबकी पहली डेट आ गई। अब मुझे क्या करना है, हर महीने की अगली डेट मेरे को निकालनी है, या एंड डेट निकालनी है। एंड डेट का हालांकि एक फंक्शन होता है, बट मैं आपको एग्जांपल जो क्लियर करना चाह रहा हूं, वो है ये वाला, कि मंथ की एंड डेट वो डेट को मूव कर रहा है खाली, और मंथ को वो ऑटोमेटिक चेक कर लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होती है 31, यहाँ पे होती है 28 या 29, जो भी, यहाँ होती है 31। लेकिन अगर आप जैसे इसकी डेट बना लेते हो सपोज, और मंथ है मेरा ये, और डे है मेरा ये, ठीक है, ये डेट बन गई। डेट बनने के बाद क्या होगा, अब मैं क्या निकालता हूं, इस वाले नेक्स्ट मंथ में ई डेट निकालता हूं। नेक्स्ट मंथ की ई डेट निकालनी है मुझे। तो ई डेट क्या होगी, स्टार्ट डेट है मेरी ये, और मंथ है मेरा नेक्स्ट 1। तो क्या डेट आ गई, 28 फेब। ऐसे ही मैं ई डेट निकालता हूं इस मंथ से 2 महीने बाद की। तो क्या आ गई, 31। ऐसे ही ई डेट निकालता हूं इससे 1 महीने पहले की। ये समझ आया। हाँ जी। संजय भाई, अब देखो, और एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। नहीं नहीं, पहले नहीं आ रहा था, अभी आ गया। तो देखो, एक और एग्जांपल समझाता हूं, कि वैसे तो फंक्शन और भी होते हैं, बट कहीं पे आपको सिमुलेशन करना पड़े फंक्शंस के साथ में। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई हर महीने के हिसाब से निकाल दो कोई डेटा। तो आप क्या करोगे, इसमें यार 31 महीने दिन होते हैं, तो इसमें 30 कर दिया मैंने ऐड। ठीक है, डेट निकल गई। इस वाले में आपने फिर 28 कर दिया ऐड, सॉरी 27 करेंगे, एक दिन कम करेंगे। फिर इस वाले में आपने फिर 30 कर दिया, है ना। फिर अगले वाले में फिर आपको वही करना पड़ेगा। तो आपको ये सब करने की जगह पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल ई डेट, एक मंथ की डेट निकाली, और आपको रेफरेंस दे देना है ये, दैट्स इट। बस इस फंक्शन को आप ड्रैग करते जाओ, ये ऑटोमेटिकली बता देगा आपको। सॉरी, यहाँ पे इसको फ्रीज कर दो, ये लो, आ गई हर महीने की लास्ट डेट, बिना कुछ नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करे बिना ही आपके पास करेक्ट डेट आ गई। हाँ जी। तो ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा, ऑटोमेटिक। हाँ जी, देखो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 2024, देखो 29 हो गया क्योंकि लीप ईयर था। तो उसको वो अपने आप ही करेगा सब कुछ, सिस्टम से निकाल के। तो ये एग्जांपल मैंने क्यों डिफाइन किया, ये प्रैक्टिकलिटी बताने के लिए कि एक्चुअल फंक्शन की डेप्थ कितनी है, उसको हम किस ग्रेनुलर लेवल तक जाके उसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक आपको कोई भी एंड डेट निकालने का फंक्शन नहीं बताया अभी तक, कोई भी मंथ की एंड डेट निकालने का कोई फंक्शन मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको बताया कि एक ई डेट फंक्शन होता है,
जिससे मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना? किसी भी डेट से मेरे को कहीं भी मूव करना है, तो वो मैं कर सकता हूँ। अब उसका प्रैक्टिकल यूज़ हम कहाँ ले सकते हैं यार? लास्ट डेट पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बाकियों में तो वो सेम डेट हर महीने की अलग मूव कर ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? लास्ट डेट पे। तो लास्ट डेट को वो मूव कर देगा उठा के, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं कि ईओ मंथ होता है फंक्शन। ईओ मंथ क्या करता है? सेम तरीके से काम करता है जो मैंने आपको ऊपर फंक्शनैलिटी बना के दिखाई है, ठीक है? ईओ मंथ क्या करता है? ईओ मंथ आपको लास्ट डेट ऑफ द मंथ बताता है, ठीक है? स्टार्टिंग डेट ऑफ द मंथ निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट एंड एंड डेट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखो, ये लिया मैंने, मंथ कौन सा लेना है? करंट मंथ लेता हूं मैं, ठीक है? आ गई? जीरो का मतलब है करंट मंथ, इसको 25 कर लेते हैं। अब मैं निकालता हूं, सेम मेथड है इसका भी। ईओ डेट, ईओ मंथ, स्टार्टिंग डेट मेरे को लेनी है ये, और मंथ कौन सा लेना है? ये वाला, दो, सेकेंड मंथ। कौन सी डेट ले ली मैंने? एक, एक जैन लिया है ना? जीरो, अच्छा सॉरी, मैंने दो सेलेक्ट कर दिया ना, तो मेरे को जीरो पे करंट मंथ होता है, एक पे नेक्स्ट मंथ होता है, इसलिए 28 फेब। अब देखो, एक डेट थी मेरे पास, एक डेट से जैसे ही ड्रैग करोगे, हर महीने की एंड ऑफ द मंथ ऑटोमेटिकली प्लॉट हो गया। अब ये इनबिल्ट फंक्शन है, कई बार होता है याद नहीं आता, तो आप लोगों के पास एक मेथडोलॉजी है जिससे आप खुद भी ड्राइव कर सकते हो फंक्शंस को। यही इन डेप्थ और ग्रैनुलरिटी होता है कि आप फंक्शन को कितनी डेप्थ तक समझ रहे हो, फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, और आप उसका यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, ठीक है? इसी चीज को हम एडवांस एक्सेल बोलते हैं। एडवांस एक्सेल की कोई और टर्मिनोलॉजी नहीं होता अलग से, कि एडवांस में बहुत कुछ आता है। फंक्शंस वही होते हैं, फंक्शन ही तो है, लेकिन फंक्शन की डेप्थ बढ़ती जा रही है आगे। ये वो फंक्शन, एक फंक्शन जो है वो मल्टीपल चीजें ड्राइव कर सकता है, डिपेंड कि आप उससे ड्राइव क्या करवाना चाह रहे हो, ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ जी। अब देखो, मैं इसी टॉपिक से आपको एक चीज और निकाल के देता हूं, कि आपके पास यहाँ पे डेट्स ड्राइव हो गई, ठीक है? अब मुझे पता करना है कि हर मंथ में कितने दिन है, अब वो पता करना है। कैसे करेंगे? नहीं, मैंने नंबर ऑफ डे, आप क्वेश्चन ध्यान से सुनो, मेरे को पता करना है हर महीने में कितने दिन है, न्यूमेरिक नंबर चाहिए मुझे। डेट देखो, ईओ मंथ डेट, डेट आपको देता है। ई मंथ, ई डेट जो है वो आपको डेट ड्राइव करता है। दोनों ही फंक्शन जो है, जो का जो रिटर्न टाइप है वो डेट है, मतलब वैल्यू है, बट जो फॉर्मेट आपको मिलेगा, नंबर जो आपको मिलेगा उस रिटर्न टाइप में, वो एक डेट होगा। ईओ मंथ से देखो आपने ये ड्राइव कर लिया, अब इससे आपको डे तो नहीं मिले, मेरे को न्यूमेरिक डे, डे चाहिए। डे कैसे निकालेंगे? कितने हैं? किसी में 31 है, 30 है, 28 है, 25 है, जो भी हो, एक्स वाई जी, वो कैसे ड्राइव करेंगे? ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा है? देखो, ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा है कि एडवांस एक्सेल टर्म को पहले तो हम अपने माइंड से निकाल दें, कि एडवांस एक्सेल नाम की कोई टर्म होती है? कोई टर्म नहीं होती, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, सारे फंक्शंस ही हैं। बस
उस फंक्शन को हमें समझना है कि उसकी डेप्थ कितनी है। मैं बार-बार इसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि डेप्थ को हमें समझना है कि फंक्शंस जो हैं आपस में मिक्सिंग जब हम करते हैं या फंक्शंस को जब हम समझना शुरू कर देते हैं तो वो एडवांस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? अब बताओ, विशाल भाई आप बताओ कैसे निकालेंगे डे? मिक्स करके ही निकाल सकते हैं डे वाले को। चलो आपके सामने अब सारा डेटा है आपके सामने। आप मेरे को डेज़ बताओ कैसे निकालेंगे? किसी मंथ में ना, हाँ। ये ईओ मंथ है और डे को कंबाइन करके निकाल सकते हैं। हुँ। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फंक्शन बताया था डे, जिसमें डेट डालोगे तो वो आपका रिटर्न करेगा नंबर। आ गए? नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। अब इसी डे फंक्शन को इस ईओ मंथ के साथ अगर आप लगा दोगे, इसको डे के साथ लगा दो बस। इसको भी डे के साथ लगा के ड्रैग कर देंगे। ये देखो हो गया कन्वर्ट। सेम रिजल्ट दोनों का। हमने क्या किया, दो छोटे छोटे अलग अलग फंक्शंस थे, उनको मर्ज कर दिया, दैट्स इट। ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा आपसे? सपोज करो आप किसी डेटा पे काम कर रहे हो और आपने एंड डेट तो निकाल ली, बट एंड डेट में मेरे को वैल्यू चाहिए ही नहीं। मुझे वैल्यू चाहिए, नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज चाहिए। ठीक है? सपोज करो आपको आरपीडी ही निकालना है। कोई रैंडम मैंने 4 मंथ बता दिया आपको कि भाई इन 4 मंथ पे एनालिसिस करना है। तो आपको डेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप पुल करो। आपको सपोज करो हर एक डेट पे प्लॉट करना पड़ गया, तो आप क्या करोगे? क्या करेंगे? देखो, जैसे कि आपके पास रूम नाइट आ रही है 25 अप्रैल, फिर आपको दे दी 30 मई, 5 जून, 13 मार्च, 14 फेब, 6 जैन, 7 जुलाई। ठीक है? अब इन इन डेट्स के अकॉर्डिंग बोल दिया कि भाई इन डेट्स को कंसीडर कर लो, ये मंथ है, और इनकी उसने आपको रूम नाइट दे दी। और इस टाइप का डेटा है 1000 रोज के आसपास। ठीक है? तो क्या करेंगे? ये रूम नाइट हो गई। अब मुझे निकालना है आरपीडी हर एक मंथ का। कैसे करें भाई? है ना? तो अब आप क्या करोगे? या तो फिल्टर लगा के फिर उसमें डे नंबर ऑफ डेज प्लॉट करोगे, भाई इस महीने में इतने दिन होते हैं, इतने दिन होते हैं, इतने दिन होते हैं। नहीं, वो सब नहीं करना। अगर आपको फंक्शन पता है तो आप क्या करोगे? आपको पता है यार ईओ मंथ होता है एक, इसी मंथ में कितने दिन होते हैं, ये मैं निकाल सकता हूँ। ये देखो लास्ट डेट आ गई सबकी, और लास्ट डेट को उठा के आपको कन्वर्ट करना है डे में। ये लो जी, नंबर में कन्वर्ट किया। विद इन 15 सेकेंड आपके पास टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ फॉर द 1000 एंट्रीज अवेलेबल है। पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल यूज होता है, हाँ जी। मैंने बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज से ये वाला यूज केस निकाला है कि हाँ जी, हाँ। तो अब आप उस फंक्शन को यूज करोगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सोचना ही नहीं है, मेरे को रिजल्ट पता है कि वो एंड डेट ही देगा, और ऑटोमेटिकली देगा। मुझे सोचना भी नहीं है कि लीप ईयर है कि नहीं है। सपोज करो आप 5 साल का डेटा एनालाइज कर रहे हो, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा किस मंथ में कौन से ईयर में फेब में 29 आते हैं, कौन से में 28 आते हैं। सोचना नहीं है। आप ये वाला फंक्शन अप्लाई करो, आपका रिजल्ट 100% करेक्ट आएगा। ठीक है? आगे बढ़े। अब देखते हैं डेज क्या होता है। देखो डेज फंक्शन क्या करता है, दो पर्टिकुलर डेट्स के बीच में कितने डेज हैं वो आपको बता देता है, बड़ा सिंपल। जैसे कि यहाँ एग्जांपल ले रखा है मैंने, करंट और 22 अक्टूबर के बीच में कितने दिन है। जस्ट आपको स्टार्टिंग नंबर देना है, एंड डेट और स्टार्ट डेट। बस सिंटैक्स का ध्यान रखना है कि एंड डेट पहले देनी है कि स्टार्ट डेट पहले देनी है। ठीक है?
डेज 360 क्या करता है, ये भी आपके पास बताता है। शर्मा जी, हाँ जी। अगर हम 2 डेट को वैसे माइनस कर दें तो तब भी तो नंबर ऑफ डेज निकल जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल निकल जाते हैं। तो दोनों का काम सेम है या कुछ फर्क रहेगा फिर? दोनों में फर्क ये रहता है, एक काम करते हैं चलो, ये रिजल्ट आ रहा है 31, दिस माइनस दिस, सेम ही आ रहा है, सेम ही रहता है। मतलब लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें जब इंक्लूजन, वैसे तो रिजल्ट सेम ही आएगा क्योंकि डिफरेंस ही निकाल रहा है, बट उस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं कहीं, बस दैट्स इट, नहीं आएगा अच्छा, डिफरेंस। हाँ जी। मतलब क्या पता कहीं, इसलिए पूछा कि क्या पता इसका कहीं और एक्स्ट्रा यूज भी होता हो डेज नहीं वाले का। नहीं 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 नहीं। और डेज 360 भी इसी तरीके से काम करता है। स्टार्ट डेट देनी है आपको, एंड डेट देनी है आपको। किस मेथड से निकालना है, यूरोपियन मेथड से निकालना है कि यूएस मेथड से निकालना है, बस वही वाला फर्क होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम मोस्टली यूरोपियन मेथड ही यूज करते हैं, यूएस मेथड्स पे हम कोई काम नहीं करते। ठीक है, इवन लैंग्वेज भी जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो भी इंडिया ही करते हैं, टाइम जोन वगैरह सब कुछ सारे मेथड्स हम लोग यूरोपियन वाले ही करते हैं क्योंकि वो जीएमटी से चलता है हमारा। ठीक है, तो डेज 360 और डेज में कोई खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे एक और फंक्शन है विच इज कॉल्ड नेटवर्क डेज। अब ये क्या होता है नेटवर्क डेज, बताइए। कोई बताएगा, आपको पता है कुछ? हाँ जी, हॉल देखो, वैसे अगर मैं 1 जन से 31 मार्च के बीच निकालता हूं तो मेरे 89 डेज हो रहे हैं इस मंथ के हिसाब, इस वाले हिसाब से, है ना, क्योंकि 28 का है मेरा फैब, लेकिन ये 31 का है, ये 31 का है, तो डेज ने कितना किया, दिस माइनस दिस। ठीक है, ये 89 नहीं होगा एग्जैक्टली, अगर डेज काउंट करेंगे तो हम 90 होना चाहिए, क्योंकि हमें सेम डे भी कंसिडर करना है, ये डेज का डिफरेंस बता रहा है खाली, कोई बात नहीं। ये 89 आ रहा है, बट नेटवर्क डेज क्या करता है, अगर बीच में आपकी कोई हॉलीडेज हैं और उनको आपको हटा के देखना है कि भाई मेरे टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, ठीक है, तो नेटवर्क डेज वो होते हैं, जैसे कि हम लोगों का 5 डे वर्किंग है, तो एक महीने में मेरा नेट वर्किंग डेज कितने हैं, अगर 4 वीक्स हैं तो मेरे वर्किंग डेज तो 20 ही हुए, है ना, 8 दिन तो छुट्टी ही हो गई उसमें, या अब 2 दिन बचे और वो वीक डेज आ रहे हैं उस मंथ में तो मेरे 22 हो गए, तो मैक्सिमम 22 ही होते हैं एक मंथ के अंदर। तो सेम तरीके से नेटवर्क डेज हम कैलकुलेट करते हैं, स्टार्टिंग एंड और हॉलीडेज की जो लिस्ट है वो आप डेट सेलेक्ट कर दोगे हॉलीडेज, तो ये आपको बता देगा कि भाई 64 ही नेटवर्क डेज हैं, बिकॉज आपके वीकेंड्स ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिए इसने। देखो, अगर मैं बोलता हूं स्टार्ट डेट, एंड डेट और हॉलीडेज कुछ भी नहीं है तो भी 64 ही बताएगा वो। हाँ जी, सैटरडे संडे को ये एक्सक्लूड कर देता है ऑटोमेटिकली। और ठीक है, अगर हमें एक ही दिन, जैसे किसी किसी जगह संडे संडे होता है तो ऑफ। नहीं, नेटवर्क डेज का जो मेथडोलॉजी है वो यही बोलता है, क्योंकि यूएस बेस्ड पे चलता है और सैटरडे संडे ऑफ को ही कैलकुलेट करता है, वीकेंड को इंक्लूड नहीं करता।
उस केस में हमें जो डेज 360 या वो वाला मेथड है वो आपको यूज करना पड़ेगा, या कितने सैटरडेज आपने काम किया। ठीक है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स और हॉलीडेज दोनों को हटा देता है ऑटोमेटिकली। ठीक। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, इफ एरर। देखो, बहुत सारे फंक्शंस हमने यूज किए, बहुत सारे लगाए, वीलुकअप भी लगाते हैं, कहीं हैश एन आ जाता है, कहीं हैश नम आ जाता है, कहीं हैश वैल्यू आ जाता है। तो ये सारे का मतलब क्या होता है, ये सारी एरर्स होती हैं। हैश एन मतलब एन होता है नॉट अवेलेबल, नम मतलब न्यूमेरिकल एरर है, वैल्यू मतलब वैल्यू एरर है, मतलब हम जो भी नंबर पास ऑन कर रहे हैं वो नंबर का एरर है, वैल्यू जो भी आनी चाहिए वो या तो टेक्स्ट में है या न्यूमेरिक का वो वाली वैल्यू एरर है, वो मैच नहीं कर रहा उसका फॉर्मेट, इसलिए वैल्यू एरर आ रहा है। ठीक है, तो इन सब वैल्यू जब भी कोई बड़े डेटा सेट पे हम लोग कुछ फंक्शंस लगाते हैं, कोई भी फंक्शन हो, तो अगर वो फंक्शन हम लगाते हैं और एरर आता है, तो उस एरर की जगह पे क्या होता है, वो हैश हैश दिखता है हमें। तो उस हैश को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन होता है इफ एरर। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24 अप्रैल। ठीक है, और 24 अप्रैल को मैं वीलुकअप कर देता हूँ इस डेटा सेट में। ठीक है, कॉमा 1 कॉमा 0, तो ये मेरे को हैश एन देगा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई हैश एन की जगह अगर लिखा आता है तो वहां पे कोई मेरे के लिए टेक्स्ट लाइन लिख के दे दे। तो उसको लिखने के लिए क्या फंक्शन होता है, एक इफ एरर फंक्शन होता है। इफ एरर आप जैसे ही चालू करोगे उसके अंदर ये फंक्शन होगा, फंक्शन वैल्यू आ गई फंक्शन की। अब वैल्यू इफ एरर यानी कि अगर एरर आ रहा है तो मेरे को कौन सी वैल्यू लिखनी है, तो इसको डबल कोट्स में आप लिखोगे कि वैल्यू नॉट अवेलेबल, कुछ इस तरीके से लिखा आ जाए, वो हैश के साथ में ना लिखे। तो मैं डबल कोट्स में ये वैल्यू डाल दूंगा, जो स्ट्रिंग डालोगे जैसे ही एरर जनरेट होगा वो वैल्यू नॉट अवेलेबल आपको प्रिंट करके दे देगा। तो एट द टाइम ऑफ एरर मुझे अपने डेटा सेट में क्या प्रिंट कराना है, ये ही मेरा इफ एरर काम करता है इस चीज के लिए। ठीक है, what should be the in the return type of the any error comes in a function, so if error will produce those values। फिर आते हैं दोबारा से टेक्स्ट फंक्शंस पे ही। देखो, हमें अभी तक कोई भी नया फंक्शन नहीं लेके आए, नया नया टाइप हमने कुछ लर्न नहीं किया, वही पुराने वालों पे ही हमने कुछ नई चीजें प्रोड्यूस कर दी है कि उससे एक्सटेंडेड में क्या होंगी। वही लुकअप रेफरेंस था, वही मैथमेटिकल फंक्शंस थे, डेट टाइम था, लॉजिकल था, एंड अब टेक्स्ट फंक्शंस पे आ गए हम। ठीक है, लेफ्ट मिड राइट हम कर चुके हैं। रिपीट क्या करता है, आरईपीटी क्या करता है, देखो आरईपीटी होता है कि आप किसी चीज को रिपीट करना चाह रहे हो विद इन द सेल, और कितने टाइम रिपीट करना चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये पाइपलाइन बना देता हूँ, एक पाइपलाइन सिंबल है। ठीक है, या यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, पहले 5 पे आते हैं। 5 लिखा हुआ है, तो इस 5 को रिपीट करना है 10 टाइम। तो कैसे लिखेंगे भाई, या तो 5 5 5 5 लिखते रहें, या कहीं पे है कि मेरे पास एक डेटा सेट दे रखा है भाई, इस वाले सेल में 5 को 10 बार रिपीट कर दो, इस वाले सेल में 6 बार रिपीट कर दो, इसमें 2 बार कर दो, इसमें एक ही बार रहने दो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है एक्सेल में, आरईपीटी, रिपीट। इसमें आप अपना वैल्यू सेलेक्ट करोगे जो भी टेक्स्ट है, और कितने टाइम रिपीट करना है वो नंबर दे दोगे बस, ऑटोमेटिकली उसको उतने टाइम रिपीट करके मेरे को दे देगा। अब इस 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने एक पाइपलाइन बना दिया तो पाइपलाइन को रिपीट कर देगा। ठीक है, टेक्स्ट जॉइन में आपको कॉन्केटिनेशन के टाइम पे बता चुका हूँ, लेंथ आपको बता चुका हूँ, फाइंड सर्च बता चुका हूँ, एग्जैक्ट क्या होता है। ठीक है, एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है कि एक लिखा है ये, एक लिखा है ये, दोनों ही ऋषि लिखे हुए हैं, बट अगर ये देखोगे आप इज इक्वल टू करके, तो ये ट्रू दे रहा था। हमने इससे पहले भी एक बार चेक किया था
कि ये इज इक्वल टू में ये सब कुछ ट्रू दे रहा है। इसने अभी जो है विदाउट केस सेंसिटिवनेस को चेक किया, बट अगर मुझे केस सेंसिटिवनेस के साथ चेक करना है तो मैं क्या फंक्शन यूज कर सकता हूँ? नॉट इज इक्वल टू की जगह एग्जैक्ट फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। क्या ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट हैं? नहीं, क्योंकि इसमें एक कैप्स में है और एक स्मॉल में है, इसलिए ये दोनों वैल्यू नहीं है। इस टाइप की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि फाइंड एंड सर्च में जैसे एग्जैक्ट मैच कर रहा था, और सर्च जो है वो नॉन केस सेंसिटिव था, वो हर एक में ओवरऑल सर्च कर रहा था। सेम ऐसे ही ये आपका ट्रू फॉल्स जो आपको दिखा रहा था, और एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो सेम इसी तरीके से काम करते हैं। एक होता है एक फंक्शन सब्स्टिट्यूट, जिसका मैंने एक टर्म में एग्जांपल भी दिया था, कि जैसे आपके पास है डॉक्टर रवि कुमार शर्मा, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। अब इसमें मेरे को चेक करना है, और यहाँ पे है विशाल शर्मा, संजय कुमार, ठीक है, इनमें कितने स्पेसेस हैं ये मेरे को चेक करना है। ठीक है, स्पेसेस पे बाद में आएंगे, पहले ये देख लें कि इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सब्स्टिट्यूट फंक्शन का हम यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूट जो है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए एक मेथडोलॉजी है, नॉट द डायरेक्ट सॉल्यूशंस। डायरेक्ट काम सब्स्टिट्यूट का कुछ और है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जैसे ये चीज नहीं है तो यार ये लगा दो, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। मैंने इस वैल्यू की जगह पे ये लगा दो। सेम काम सब्स्टिट्यूट करता है आपका। क्या करता है? आपको ओल्ड टेक्स्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। पहले ओल्ड टेक्स्ट क्या है, यहाँ पे मेरे को रिप्लेस करना है स्पेस को, इन्वर्टेड कॉमा में पहले स्पेस डाला, न्यू टेक्स्ट क्या डालना है उसकी जगह, मैं बोलता हूँ हैश डाल दो भाई, ठीक है, और ब्रैकेट बाद इंस्टेंस नंबर पे अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, इंस्टेंस नंबर पे बात नहीं करेंगे, एंटर करेंगे तो आप देखोगे जितने भी स्पेसेस थे उसको इसने कन्वर्ट कर दिया हैश से, ठीक है। यही एग्जैक्ट काम होता है सब्स्टिट्यूट का। दूसरी चीज आते हैं, एक और सिंटेक्स चेक करते हैं सब्स्टिट्यूट का। सेम के अंदर स्पेस है और मैंने हैश से उसको रिप्लेस किया इंस्टांस नंबर। इंस्टांस नंबर क्या होता है कि आपको अगर पहले से पता है कि भाई हर एक दूसरे इंस्टांस के ऊपर जहां पे भी स्पेस आ रहा है वहां पे हैश लगाना है, फर्स्ट वाले पे नहीं लगाना, सेकंड वाले पे ही लगाना है, या सिर्फ फर्स्ट वाले पे ही लगाना है, ठीक है। तो पहले मैं लगाता हूँ सेकंड वाले पे, सेकंड इंस्टांस पे लगाना। देखो बाकी सब स्पेसेस हैं बाकियों में, क्योंकि दूसरे वाले में तो कोई इंस्टांस है ही नहीं है, सेकंड वाला। तो जो पहले वाले में था सेकंड इंस्टांस के ऊपर मैंने बस सेकंड इंस्टांस को चेंज कर दिया, ठीक है। अब आती है जो मैं एग्जांपल दे रहा था, अब उसमें हम क्या करते, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट स्पेस को रिप्लेस करना है नॉन स्पेस से, और सबको करना है, तो मैंने कोई इंस्टांस नंबर नहीं दिया। देखो आपकी स्ट्रिंग इस तरीके की हो गई। अब आप क्या करोगे, इस वाली का लेंथ निकालो और इस वाली का लेंथ निकालो दोनों में, और प्रायर वाली से उसको माइनस कर दो। आपको पता चल गया कितने स्पेसेस हैं दोनों स्ट्रिंग्स में? हेलो, पता चल गया? हाँ जी। यही मेथोडोलॉजी अप्लाई करना है आपको अपने जो स्ट्रिंग सेपरेशन वाली जो हमने स्टेटमेंट बताई है उसको सॉल्व करने के लिए। पहले सबसे पहले पता होना चाहिए कितने स्पेस हैं, ताकि आप मेथोडोलॉजी डिसाइड कर सको कि भाई जहाँ 3 स्पेस आ रहे हैं वहां ये मेथड लगाना है, जहाँ 2 स्पेस आ रहे हैं वहां ये वाला मेथड लगाना है, जहाँ एक आ रहा है वहां पे ये लगाना है, ठीक है। अब अब आपको एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जो आपकी पिछली वाली थी, जो जो भी डाउट था उनको क्लीन करना है। अब आपको इस तरीके से तीन, पहले 2, 3 और 4 वाली स्ट्रिंग लेनी है, उसमें से
आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम अलग-अलग करके लेके आना है। ठीक है? तो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इसका सॉल्यूशन आप बताओगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट वाले में अब हम कंसीडर करेंगे, बस ये ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट में हम कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शंस पढ़ेंगे जो आपकी इस वर्कबुक में नहीं थे अभी तक। एक बार बट शर्मा जी इसको F2 करके एक बार दोबारा से दिखा देना, लास्ट किसको? वाला को, क्योंकि सब्स्टिट्यूट वाला एक बार जो कराया था। हाँ, देखो सब्स्टिट्यूट क्या करता है। नहीं नहीं, बस F2 करके ये रिकॉल हो जाएगा दोबारा से। हाँ, देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बता देता हूँ। देखो सब्स्टिट्यूट फंक्शन का काम होता है कि जो भी आपका एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसके अंदर जिस चीज वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ ये टेक्स्ट और मेरे को स्पेस को हटाना है। किससे हटाना है? मैं कहता हूँ हैश से हटाना है। तो बस आप ये रखोगे और एंटर कर दोगे, तो जितने भी स्पेसेस होंगे स्ट्रिंग के अंदर वो हैश से रिप्लेस हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूट लगा दिया मैंने उनका। ठीक है। ठीक है। दूसरा था इसमें सिंटैक्स जो था, सब्स्टिट्यूट तो करना है मेरे को, स्पेस को हैश से रिप्लेस करना है, लेकिन ओनली सेकंड इंस्टेंस पे या थर्ड इंस्टेंस पे करना है, थर्ड पे करना है। ठीक है। तो सिर्फ तीसरे वाला इंस्टेंस ही चेंज होगा, बाकियों में नहीं है तीसरा इंस्टेंस, तो कोई चेंज नहीं होगा। या दूसरा इंस्टेंस चेंज करना है तो आप दूसरा लगा दोगे, या पहला करना है तो सिर्फ पहले वाला ही चेंज होगा। आप देखो तीनों में चेंज हो जाएगा। ठीक है। बाकी रवि कुमार शर्मा के अंदर कोई चेंज नहीं आया, उसमें स्पेस एज इट इज है। ठीक है। नहीं नहीं, ये कैसे, ये इसमें इसमें नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक पहले है। वाला इंस्टेंस चेंज हुआ है, देखो हाँ जी, डॉक्टर हाँ के जी। बाद में ही हैश आया है, रवि कुमार शर्मा के बाद हैश नहीं आया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो अभी आप इन सब जितने भी फंक्शंस मैंने बताए हैं इन सबको आप प्रैक्टिस करोगे। इन सब का यूज केस आपस में मर्जिंग कैसे कर सकते हैं, कहीं मेरा ऐसा डेटा है जहां मैं इन सारे फंक्शंस का यूज कर सकता हूँ, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करके चेक करनी है। ठीक है। जी। अब हमारे मॉड्यूल में सिंपल एक डेटा एनालिसिस बचा है थोड़ा बहुत, कि जो हम कुछ टेक्निक्स कैसे यूज करते हैं, फॉर्मेटिंग्स कैसे लगाते हैं। ठीक है। वो चीजें बची हुई हैं एंड दैट्स इट। तो मे बी नेक्स्ट क्लास में हमारा ओवर हो जाएगा, ये खत्म। ठीक है। कोई डाउट कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो रैप अप करते हैं हम लोग। नहीं नहीं, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बस एरर में जहां पे हैश एरर आ रहा होगा आपका, मतलब जिस भी टाइप का एरर होगा आप उसको जिस भी वैल्यू से रिप्लेस करोगे उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। एक ना ठीक है। शर्मा जी, अगली अगली क्लास में ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग का रखना। बिल्कुल बिल्कुल, आपके नेक्स्ट टॉपिक में वही है कंडीशन, जो आपके एक्स्ट्राज हैं वो एक्स्ट्राज वही हैं सारे। अच्छा अच्छा। हाँ।